गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम है शान गुप्ता। मैं एक फैकल्टी हूँ CA/CS इंटर के लिए और CMA इंटर के लिए, डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट का और इंटर के लॉ के सब्जेक्ट का। अब ये चैनल किस लिए, पहले इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ये चैनल बेसिकली 3 रीजंस की वजह से है। ठीक है, और इस चैनल पे आपको मिलेगा क्या? इस चैनल पे आपको अपने डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड आपका जो भी इंटर का कोर्स है उसका पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। अब ये मैंने क्यों किया? ठीक है, हम लोग सबको पता है अभी कोविड की वजह से हम लोग सब परेशान हैं। एक्चुअली अगर इस साल में कोविड ना होता तो मेरा भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था इस साल, कि मैं बहुत ही बड़े लेवल पे जाके इस साल इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाला था जस्ट फॉर द नवंबर टर्म। बट क्योंकि कोविड हो गया, सबकी तरह मेरे भी प्लान ख़राब हो गए। बट मेरे को ना एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि बहुत समय से मैं पढ़ा रहा हूँ एंड इट हैज़ बिन फॉर द मॉनेटरी कंसिडरेशन मोस्ट ऑफ इट। बट ज़िंदगी में एक समय आता है ना जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको कुछ वापस भी देना चाहिए कम्युनिटी को। सो ये मेरा वापस देने का तरीका है। मैं आपको पूरे डायरेक्ट टैक्स कोर्स के सारे क्लासेस विद ऑल न्यूमेरिकल्स एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी चैनल पर। अब किसी के दिमाग में आएगा ये तो सर आप एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं। यहाँ स्क्रीन में कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं। मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि ये नंबर है कॉल करिए, यहाँ कॉल करके आपको क्लासेस मिल जाएंगे या वगैरह वगैरह, ये सब मैं नहीं करने वाला। एट द मोस्ट आपको जो नंबर मैं दूंगा और उस पर आपको कॉल करना है वो आपके बेसिकली डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए नंबर होगा, और अगर आप उस पर कॉल या मैसेज करते हैं मैं खुद आपके सारे डाउट्स आंसर करूँगा और कोई नहीं करेगा। यहाँ कोई स्टाफ ऑफ नहीं है, मैं घर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास ठीक से सेटअप भी कुछ नहीं है। जो लॉकडाउन में मिल पाया वो सेटअप से मैंने ये रेडी किया क्योंकि मेरे को ये करना था। अब आइए देखें हम लोग ने ये चैनल क्यों शुरू किया, उसके क्या रीजंस है। मैंने इन रीजंस को ना 3 बड़े कैटेगरी में बांट रखा है। यही 3 बेसिक रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये चैनल शुरू किया। आप देख रहे हैं मैंने 3 रीजंस में क्या क्या लिखा है। मैंने पहले लिखा है कोविड का फाइनेंशियल क्राइसिस। एक्चुअली बात क्या है, इस समय में 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास पैसा भी है, टाइम भी है और जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, क्लास खरीद लिए या अगर कुछ टीचर्स लाइव पढ़ा रहे हैं उनके पास जाके पढ़ लिया। ये क्लासेस उनके लिए नहीं है। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो आएंगे जिनके पास फिनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा फेस कर रहे हैं, ठीक है, और कंटेनमेंट जोन के अंदर है, जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, पर सर टर्म देना है जब टर्म ड्यू होगा। नवंबर 20 का टर्म देना है, ICAI ने जुलाई का अटेम्प्ट कैंसिल कर दिया, नवंबर 20 का अटेम्प्ट हमें देना है सर। ये उनके लिए कि मैं घर बैठे बैठे वो एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये सारे क्लासेस नवंबर 20 अटेम्प्ट के अकॉर्डिंगली होंगे। जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो भी मैं क्लास में कवर करता रहूँगा। और जब फ्यूचर बैचेस में जो बच्चे लोग मई 2021 के लिए देख रहे हैं वो भी इसे देख सकते हैं। जब नया फाइनेंस एक्ट पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आएंगे वो मैं इनमें ऐड करवा दूंगा आपको, तो उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, और जो तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उनका प्रॉब्लम ये है कि सर हमें एग्जाम देना है, ठीक है, और सर हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और हमारे पास मटेरियल खरीदने को भी पैसे नहीं है। उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये क्लास वरदान की तरह होंगे। क्यों? क्योंकि मैं कोई और मटेरियल नहीं यूज़ कर रहा, वही मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ जो आपको फ्री में मिलता है। कौन सा मटेरियल? ICAI का मटेरियल। अब ये बात सुनते ही कि मैं ICAI का मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने वीडियो बैक कर दिया होगा कि यार ICAI का मटेरियल तो बोरिंग होता है। वीडियो के एंड तक बने रहना, तुम्हारा जो थिंकिंग है, जो आपका थिंकिंग है ICAI के मटेरियल के बारे में, वो मैं चेंज करवा दूँगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सो अब नेक्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेकिंग टैक्स सिंपल। ठीक है, सिंपल क्यों? मैंने एक चीज़ नोटिस किया जब मैं खुद भी टीचर्स के वगैरह पढ़ता था सबके पास, ठीक है, जब डायरेक्ट टैक्स का सबसे पहली बार मैंने ट्यूशन किया था, जब मेरा इंटरेस्ट जागा था इस सब्जेक्ट के बारे में, तो मैंने देखा था कि टीचर्स का पढ़ाने का ना, कुछ टीचर्स का, मैं सबका नहीं बोल रहा, कुछ टीचर्स का पढ़ाने का तरीका क्या है, जो किताब में लिखा है बस उतना ही करेंगे। मेरे को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट भी क्योंकि यही चाहता है कि सर एग्जाम में क्या आने वाला उतना पढ़ा दो, बस काफ़ी है। पर प्रॉब्लम क्या है ना, पता है क्या प्रॉब्लम फेस होता है डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट में? सिलेबस तो वास्ट है, इसीलिए मैंने अपना चैनल का नाम टैक्स की दुनिया रखा था, क्योंकि ये दुनिया है जो मुझे एक दिन पहले एग्जाम की रिवाइज करनी है। ये इतनी बड़ी है, मेरे को इतना सा बनाना है और एग्जाम के दिन मेरे को एक दिन पहले इतना रिवाइज करके जाना है, क्योंकि मेरे को तो छुट्टी एक ही दिन का मिलेगा। तो अब सवाल पैदा होता है सिंपल कैसे बनेगा? मेरे को एक बात बताना,
आप लोगों को सिंपल चीज़ें कब लगती हैं? जब आप उनको अपने सामने होता हुआ देखते हो या जब आप उनको किताबों में पढ़ते हो? मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ वो यही बोलेंगे कि सर जब हम उसे होता हुआ देखते हैं, ठीक है। इसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ठीक है। आपको बचपन में ABCD पढ़ाया गया होगा, सबने पढ़ा है, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करते थे, टीचर कभी आपको ऐसे नहीं पढ़ाता था ABCDEFG, ऐसे नहीं पढ़ाता था। टीचर आपको क्या सिखाता था? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों करता था ऐसा, कभी आपने सोचा? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप एक एप्पल देखोगे ना तो आपको याद आएगा, अच्छा ये A से होता है। टैक्स भी ऐसे ही पढ़ना है, और हालांकि हर सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप उस चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हो ना तो फिर आपको आसानी होती है उसे याद रखने की। और एक चीज़ जिसको आप याद कर सकते हो उसको बार बार पढ़ना नहीं होगा। इसलिए मैं ना इस वर्ड, मेरे को ये वर्ड ही पसंद नहीं है पढ़ना, मेरे को वर्ड है सीखना। अगर आप सीख सकते हो ना तो आप उस चीज़ को हमेशा याद रखोगे, इन द लॉन्ग रन याद रखोगे। आप ABCD भूले हो क्या अभी तक? क्योंकि वो आपने सीखा था, याद नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना आपको इन दोनों चीज पे ध्यान देना होगा, क्यों और कैसे। पहला रीजन ना आपको खुद को पूछना है, या अगर आपका कोई मेंटोर है, कोई टीचर है, उनको पूछना है सर ये क्यों होता है, ठीक है। और अगर आपको क्यों का जवाब मिल जाए ना तब आपको देखना है ये कैसे होता है। अब मैं एक चीज मानूंगा कि टैक्स के पेपर का सिलेबस बहुत वास्ट है। हर एक प्रोविजन, हर एक सेक्शन क्यों होता है और कैसे होता है समझना पॉसिबल नहीं है। बट इसका ये मतलब थोड़ी ना कि एक भी ना समझे, ऐसा थोड़ी ना होता है। टैक्स का जो सिलेबस है ना वो कम से कम 100 मार्क्स का होना चाहिए, तो वो 60 या 50 मार्क्स रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में होता है। और वो 100 नंबर का है। एक्चुअली कभी कभार मैं फील करता हूँ कि वो 100 से भी ज़्यादा होना चाहिए, इसमें इतना कंटेंट है। लेकिन ना उसमें कुछ ही ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर क्लास में हम लोग क्यों और कैसे सिर्फ उन पार्ट्स के लिए कर ले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमारा पेपर में एग्जामिनेशन पक्का है, ठीक है। तो इसलिए ये सेकंड वाला B का जवाब है। और ये थर्ड वाला जो रीज़न है ना आपके लिए, जो मैंने ये थर्ड रीज़न दिया, ये एक्चुअली रीज़न नहीं है, ये मेरे लिए है। पहले वाले 2 पॉइंट मैंने आपके लिए किया, ये वाला चीज़ मेरे लिए। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम एक बहुत ही बड़े लेवल पे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएं, ठीक है। सो फॉर मी इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, आप लोग को पढ़ाना। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ये तो आप मॉनेटरी इंसेंटिव के लिए करा रहे हो, नहीं, मैं बस ये इसके लिए कर रहा हूँ। एक इंसान के लिए ड्रीम बहुत बड़ा होता है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी ये ऐसे ही कि आपको ये पसंद आना शुरू हो जाए। अब ये 3 रीजन हो गया। अब आखिरी चीज, उसके बाद हमने क्लास स्टार्ट करें। इंस्टीट्यूट मटेरियल क्यों यूज कर रहे हो? कुछ और यूज कर लो सर। मेरे को एक बात बताओ, तुम इंस्टीट्यूट मटेरियल क्यों नहीं यूज करना चाहते? क्या दिक्कत है आपको? आपको ये दिक्कत है कि वो बुक काफ़ी मोटा है? अरे मैं आपको सिखाऊंगा उसे कैसे पढ़ना है। आपको ये दिक्कत है वो बुक कलरफुल नहीं है? टेंशन मत लो, मैंने आपके लिए पूरे के पूरे कलर नोट्स बना के रखे हैं, मत टेंशन लो, विद डिफरेंट कलर कोडिंग्स। सर क्या ऐसा होगा कि मैं वो पढ़ लूँ और एग्जामिशन आ जाएगा? हाँ बेटा, गारंटी आएगा, क्योंकि वो ICAI ने प्रिंट किया है। आप मार्केट से जब कोई भी किताब उठा के पढ़ते हो, वो बहुत अच्छी किताब होगी, लेकिन वो ICAI ने नहीं की है। कोई गारंटी नहीं है कि जो उसमें लिखा है वही पेपर में आएगा, बट यहाँ ICAI के मटेरियल में जो लिखा है वही पेपर में आएगा। अब 2 ऑप्शन है। नंबर क्यों कम आते हैं टैक्स में? मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, प्यार करते हैं सब्जेक्ट से उतना ही जितना मैं करता हूँ, लेकिन नंबर नहीं आते। रीज़न क्या है पता है? पढ़ते हैं इधर उधर वाली बुक से, ठीक है, पहला रीज़न तो वो है। इंस्टीट्यूट मटेरियल हाथ नहीं लगाते। फिर क्या ना, प्रेजेंट करना नहीं आता है चीज़ें। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है ये टैक्स का पेपर है जहाँ एडलेस करने के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भैया, क्योंकि एडलेस करने के लिए मार्क्स तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में मिलते हैं ना, फिनेंशियल रिपोर्टिंग में, या SFM में, या FM में, या कॉस्ट में। यहाँ थोड़ी ना मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या है, आपके नोट्स आपको मार्क्स दिलवाएंगे, आपके नॉलेज आपको मार्क्स दिलवाएगी। और मैं सच बता रहा हूँ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई एंड नहीं है। मैं आज पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट, फिर भी मेरे को इसका कोई एंड नहीं दिखता। और सर पूछते हो सर आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट ये पढ़ाना है, और ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक टैक्स कंसल्टेंट बनना बहुत बड़े लेवल पे, जिसको पूरा नॉलेज हो टैक्स का। पर ऐसा हो नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि ये समुंदर है। क्या है? समुंदर है। यू कैन नेवर नो द डेप्थ ऑफ एन ओशन, दिस इज जस्ट लाइक एन ओशन, देयर इज नो एंड टू इट, ठीक है।
तो हम लोग इंस्टीट्यूट मटेरियल यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूट मटेरियल से पढ़ना कैसे है, ठीक है। इंस्टीट्यूट मटेरियल से पढ़ना बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, मैं भी इसी से पढ़ा हूँ। इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही पढ़ के मैंने अपना CS इंटर और CA इंटर दिया है। मैंने खुद भी इंस्टीट्यूट मटेरियल से ही पढ़ा है, तो मैं आपको वही सिखाऊंगा कि कैसे इंस्टीट्यूट मटेरियल को यूज़ करना है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, इंस्टीट्यूट मटेरियल में बहुत सारा ऐसा डेटा दिया हुआ है जो गलत नहीं है, बस उसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। वो या तो आपके फाइनल के लिए रेलेवेंट है, ठीक है, या कभी कभी क्या हुआ है, चैप्टर्स का ना प्लेसमेंट गलत हो गया। कोई इन्फॉर्मेशन कहीं और होनी चाहिए, उन्होंने कहीं और पे डाल दिया, ठीक है। तो वही चीज़ अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेना तो ये बहुत ही अच्छा मटेरियल बन जाएगा। मटेरियल में कोई खराबी नहीं है। हाँ, कलरफुल नहीं है आप बोल सकते हैं, तो ये सब आप सजेशंस में लिख के ICI को दे दो कि हमारा डायरेक्ट टैक्स का मटेरियल, शान सर बोल रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्स के मटेरियल की तरह थोड़ा कलरफुल बना दीजिए तो हमारी भी जिंदगी में रंग सा आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब बातें रहीं, अब हम लोग अपना क्लास, आज का फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्लास क्या चीज के बारे में होगा? टुडे वी आर कवरिंग अ वेरी 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 सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। जब मैंने बेसिक बोला, मैं आज आपको सारी छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा, क्यूट बातें डिस्कस करूंगा, और ये क्यूट बातें आपको टाइम के साथ आगे जाके बहुत काम आएंगी। जब तक आपका फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप बिल्डिंग खड़ी क्या चीज़ पे करोगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। अब क्या सर हम लोग लिखेंगे जो यहाँ पे हमें दिखाई देगा स्क्रीन में? आपका मन है लिखो, नहीं मन है मत लिखो। मैं ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के लिंक में, यूट्यूब चैनल का वीडियो का जो लिंक है वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। अब या तो मैं अपना मेल ID शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपना WhatsApp नंबर शेयर कर दूंगा, या टेलीग्राम में ग्रुप बना दूंगा। लेकिन जब ये वीडियो आएगा YouTube में, आपको नीचे कोई ना कोई फैसिलिटी मिल जाएगी, उसके लिए आप संतुष्ट रहिए, ठीक है। आप ये फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो। देखो, मैंने कोई वाटरमार्क नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, ठीक है। ये एकदम प्लेन एंड सिंपल नोट्स है भैया। आप लो, प्रिंट करो, सर्कुलेट करो, दोस्तों को दो, जिसको देना है दो। जितने लोग पढ़ सकें उतना मेरा बोनस। मेरा क्या स्वार्थ है ये करने में? मेरे लिए मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा? मैं हर दिन एक वीडियो डालता जाऊँगा। मैं हर दिन एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसी दिन रात में उसको डाउनलोड पे लगा रहा हूँ, अगले दिन सुबह आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आज इसको शूट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी शाम के 5:30 बज रहे होंगे, तो गुड इवनिंग है मेरी तरफ से, आपकी तरफ से जो भी हो, ठीक है। एक बार मन से बोल देना सर गुड इवनिंग, ठीक है। तो मैं अभी 5:30 बजे इसको शूट कर रहा हूँ। मैं लगभग रात को 10 बजे तक जिम से आने के बाद इसको अपलोड में लगा दूंगा, तो 12-1 बजे तक ये लगभग अपलोड हो जाएगा। तो आप अगर जग रहे होंगे तो तब देख लीजिएगा, वरना सुबह सुबह भगवान के हाथ जोड़ के शुभारंभ कर दीजिएगा। भगवान के हाथ जोड़ा करिए, सुबह सुबह भगवान के पास जाया करिए, बहुत ज़रूरी है। आपका ऑलमाइटी कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, आपका ब्रेन शांत रहता है इस चीज़ों से, ठीक है। गंदी सोच और बुरे लोग से थोड़ा दूरी बनाए रखिए, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए, ठीक है, क्लास आपको पसंद आए, तो कमेंट डालो, अच्छे कमेंट डालो। अरे चलो सजेशन हो, किसी को बुरे कमेंट करना है तो चलो बुरे कमेंट भी कर लो, और पसंद आए तो थोड़ा लाइक दबा देना और कमेंट करके अपने सजेशंस दो कि सर अगर आप ऐसे करके ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो और अच्छा होगा, यहाँ नोट्स ना प्रोवाइड करके कहीं और करा दें तो और अच्छा होगा। आई एम वेरी ओपन टू इट। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, कभी ज़िंदगी में यूट्यूब चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ये सोचा नहीं था, पर कोविड ने लोगों को बहुत सारे दिन दिखाए, आपको भी दिखाए, मेरे को भी दिखाए, तो आज ये दिन आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। कोई नीचे टाइम स्टैम्प दे देना कि इस समय से स्टार्ट किया है, क्योंकि जो लोग मेरे को ऑलरेडी जानते हैं उन्हें ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता है मेरे बारे में कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है एंड ऑल दैट, तो उनको ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और डायरेक्टली क्लास से शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। रुकिए, मैं आपको जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं वो एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ठीक है, ये आपके सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं। आपको टेंशन लेने की दरकार नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं और से नहीं आ रही, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल से आ रही है,
ठीक है। आप इसके साथ इंस्टीट्यूट मटेरियल रेफर करेंगे बहुत अच्छा, सिर्फ इसको भी रेफर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% कंक्लूसिव है। क्लास में पढ़ाते समय कुछ मैं ऐसी चीजें समझाऊंगा जो शायद इसमें ना हो, ठीक है। मैं हर चीज 2 बार बोलूंगा, शायद इसमें ना हो जिससे आप कैच कर सको। तो अगर वो इसमें नहीं है तो आप प्लीज कॉपी कर लीजिएगा, एक पेंसिल और पेन या एक कॉपी लेके साथ में बैठिए, थोड़ा लिखते रहेंगे ना, अपने हाथ से नोट आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका बाद में पढ़ने को भी मन करेगा, ठीक है। क्योंकि वो फिर हार्ड कॉपी में रहता है, आपकी अपनी मेहनत रहती है, तो आप सोचते हो जब लिखा है तो एक बार पढ़ें, कुछ सीखेंगे आप उससे, और लिखने से चीजें दिमाग में जल्दी रजिस्टर होती है, ठीक है। सो ये सबसे पहले, ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन है, बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी चीज, टैक्स होता क्या है? व्हाट इज अ टैक्स? आई से दैट टैक्स इज अ चार्ज ऑन इनकम। क्या बोला? मैंने बोला टैक्स इज अ चार्ज ऑन इनकम। सर चार्ज का मतलब हक, सर चार्ज का मतलब क्या है? हक है। सर मेरी इनकम पे किसका हक है? आपकी इनकम पे सरकार का हक है। सर सरकार मतलब मोदी जी? हाँ चलो भैया, सरकार मतलब मोदी जी ही समझ लो आप, ठीक है, कि मेरी इनकम पे सरकार का हक है। सर मेरी इनकम पे सरकार का हक क्यों है सर? मेहनत तो मैंने की है सर। सर जो मेहनत आपने की है, जो तरीका आपने आजमाया है इनकम कमाने का, वो इनकम कमाने के लिए जरिया तो सरकार ही ने दिया है। आप फैसिलिटी तो सरकार की ही यूज कर रहे हो। नहीं सर मैं तो अपनी गाड़ी खरीदी है और अपनी गाड़ी से ऑफिस जाता हूँ। भैया वो जो सड़क है वो भी आपकी अपनी ही है। अगर आपने टैक्स नहीं पेमेंट किया होता तो सरकार वो सड़क बनाती ही नहीं, और अगर सरकार वो सड़क बनाती नहीं तो आप गाड़ी कहाँ चलाते? ठीक है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा, इट इज अ चार्ज ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। मतलब उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने के लिए जो कॉस्ट हमें बेयर करना पड़ता है, हमें मतलब किसी को, सिटीजन्स को बेयर करना पड़ता है, ठीक है। सिटीजन्स को, रेसिडेंट को, आई एम यूजिंग द वर्ड इंटरचेंजेबली, जब वर्ड को डिफरेंशिएट करना होगा तो मैं कर दूंगा। तो सिंपल चीज सर, टेक होम क्या है? टैक्स इज अ चार्ज ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। पर्सन क्या होता है सर? आएंगे अभी। पर्पस ऑफ कलेक्शन क्या है? सरकार आपसे पैसा कलेक्ट क्यों करता है? क्योंकि वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए, वेलफेयर प्रोवाइड कर पाए। इसीलिए वहां पे लिखा ना वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर? प्रोवाइडिंग यू विद समथिंग गुड, वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिजेस, रोड्स, ठीक है, पार्क्स, देन व्हाट शुड आई से, bridges, roads, parks, then international relations. All this is done by the medium which we call tax. That is how the government makes revenue. ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है। सर क्या ये टैक्स नया कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं भैया। सर हमें तो टीचर ने बोला था और हमने पढ़ा भी है कि टैक्स तो 1962 में आया। ऐसा कुछ नहीं, टैक्स अंग्रेजों के ज़माने से। टैक्स अंग्रेजों भी क्या, हमारे राजा वाजा के ज़माने से, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अदर किंग रूलर्स, उनके टाइम से है टैक्स। उस टाइम अगर आपने वो मूवी देखी हो जो आमिर खान की आई थी, लगान, आमिर खान की मूवी आई थी लगान, क्रिकेट के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें वो सरकार को टैक्स देते थे, ठीक है। जब नहीं दे पाए थे तो फिर लगान की बात हुई थी, वहाँ टैक्स का नाम क्या था? लगान। देखो जब भी आपकी इनकम में कोई दूसरा आदमी हक जताता है, प्रोवाइडेड वो दूसरा आदमी एक रजिस्टर्ड एंटिटी हो या बॉडी हो, ठीक है, ये जिसका आपके ऊपर कंट्रोल हो, तब हम लोग बोलते हैं वो मेरे से टैक्स चार्ज कर रहा है, ठीक है। सो ये टैक्स का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत पुराना है, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द किंगडम एजेस, किंगशिप रूल्स एंड स्टफ। क्या हुआ है, टाइम के साथ वो चीज़ें इवॉल्व होने लगी। पहले हम लोग कैसे देते थे? सोने की तरह में देते थे, बीच में गेहूं या अनाज के तौर पे भी टैक्स दिया जाता था। अब हम लोग इतना इवॉल्व हो गए हैं इन आवर सेंचुरी दैट वी आर पेइंग टैक्स इन फॉर्म ऑफ मनी, बिकॉज वी आर अर्निंग इट इन फॉर्म ऑफ मनी। सोचिए जब बार्टर था तो टैक्स कैसे दिया जाता होगा? बार्टर के टाइम में टैक्स ऐसे दिया जाता होगा कि जो आपके पास होता था उसका एक हिस्सा आप बिना कुछ रिटर्न में लिए जाके राजा महाराजाओं को दे आते थे, तब होता था टैक्स। तो टैक्स हमेशा से है, टैक्स कुछ नया नहीं है, बस तरीके बदल गए हैं, ठीक है। तो अब सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है, ठीक है,
इज द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड. कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लॉज, इज द लॉ ऑफ लैंड. मैं आपको थोड़ा सा बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इंटर का लॉ भी लेता हूँ. ठीक है, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, फिर ये बात बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ कहाँ पे पढ़ाता हूँ या क्या है. बस मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इंटर का वो भी पढ़ाता हूँ, लॉ भी, जिससे आपको ये ना लगे कि ये सब कॉन्सेप्ट्स मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ. ये सब आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल में है. ठीक है, जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें ना आर्टिकल्स होते हैं. इसी का एक आर्टिकल है आर्टिकल 265. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है आर्टिकल 265, जो सिंपल सी बात बोलता है दैट द गवर्नमेंट कैन डिडक्ट टैक्सेस ओनली व्हेन देयर इज अ लॉ इन फोर्स. क्या बोला? दैट द गवर्नमेंट कैन डिडक्ट टैक्सेस ओनली व्हेन देयर इज अ लॉ इन फोर्स एज पर आर्टिकल 265. ठीक है, मतलब कोई भी, अब हिंदी में बोल देता हूँ एक बार, कोई भी टैक्स डिडक्ट करने के लिए सरकार को पहले एक लॉ बनाना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना जीएसटी लॉ. ठीक है, इसके पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था, सब लॉज थे, और इनको कलेक्ट करने के लिए देयर हैज टू बी अ लॉ. ठीक है, अब लॉ बनाना पड़ता है 265 में. देयर हैज टू बी अ लॉ इन ऑर्डर टू डिडक्ट अ टैक्स. अब पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेचर का पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पावर टू मेक लॉज. अब जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेवल में दोनों के पास पावर है लॉज मेक करने का. और ये पावर उनको दिया कहां से गया है? आर्टिकल 246 से. ये आर्टिकल 246 ने पावर दिया है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो लोग इंडिया में एप्लीकेबल लॉज को बना पाए अंडर द 7th शेड्यूल. अब ये जो 246 है ना, आर्टिकल 246, इसमें 3 लिस्ट है. ठीक है, 3 लिस्ट है. एक है स्टेट लिस्ट, एक है पार्लियामेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं उसको, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट. जब हम लोग यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. जब हम लोग लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसमें पावर, सोल अथॉरिटी टू क्रिएट द लॉ इज विद द पार्लियामेंट ओनली. सोल अथॉरिटी to create a law is with the parliament only, as I mean with the central government only. ठीक है, similarly जब state legislature है, so the power is with the states only. ठीक है, और जो last वाला आता है concurrent, the power is shared among the state as well as the center. So अब income tax जो हमारा main tax है जो हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, टैक्स के 2 हेडिंग्स होते हैं, अभी मैं आऊँगा उस पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. हम लोग जो मेन ये जो क्लास हो रही है वो है इनकम टैक्स से रिलेटेड. तो इनकम टैक्स कौन सी एंट्री है? इनकम टैक्स है एंट्री नंबर 82 इस आर्टिकल की. मतलब आर्टिकल 246 में एंट्री नंबर 82 इज इनकम टैक्स. ठीक है, जिसके अगेंस्ट पार्लियामेंट के पास लॉ है, इनकम टैक्स का लॉ बनाने की पावर है, अदर देन एक इनकम, एग्रो इनकम, एग्रीकल्चर इनकम. क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के रिलेशन में स्टेट को पावर दी गई है, इंडिविजुअल स्टेट्स को पावर दी गई है कि वो लोग अपना लॉ बनाए. पहली बात मैं आपको मोटी मोटी बात एक बता दूं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है इंडिया में, पर उससे रिलेटेड जो भी लॉज है, प्रोविजंस है, कंडीशंस है, किस कंडीशन में एग्जेम्प्ट होगा, वो स्टेट के पास राइट है अंडर एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट कि उसके अगेंस्ट लॉ बना सके. अब हमारा इनकम टैक्स, सर कब से आया हमारा इनकम टैक्स? हमारा इनकम टैक्स आया 1/4/1962 से, एंड इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. आई एम नॉट सेइंग एनी एक्सक्लूडिंग स्टफ. ये ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस 370 हटने के बाद ये आया है, ये पहले भी ऐसे ही था. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. सर एमसीक्यू भी होता है हमारे पेपर में, थोड़ा सा देख लीजिएगा. ठीक है, ये चैप्टर 5 से 6 नंबर के लिए रेलेवेंट है, ज़्यादातर एमसीक्यू के लिए ही रेलेवेंट है. और सीएमए इंटर के पेपर में कभी कभार इससे डेफिनेशंस भी पूछ लिया जाता है. तो जो भी डेफिनेशंस पूछा जाता है वो भी मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा. तो ये मोटी मोटी बात हो गई. सर एक बार वापस से बोल दीजिए. सर टैक्स है चार्ज ऑन इनकम, टैक्स है मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग, इट इज चार्ज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. एक आर्टिकल है 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है कि टैक्स डिडक्ट करने के लिए लॉ होना चाहिए. 246 राइट और पावर देता है लॉ बनाने का पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को. इस 246 के अंदर 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट. यूनियन देता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने का राइट, स्टेट देता है
स्टेट को लॉ बनाने का राइट, और कॉन्करेंट इज शेयर्ड पावर। स्टेट के मतलब यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट के पास लॉ है इनकम बनाने का, जिसमें इनकम टैक्स एक एंट्री है, एंट्री नंबर 82, जो 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया। ऐसे बीच बीच में मैं प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज करता हुआ चलूंगा जो आपको कैप्चर हो जाए। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव सीखना है, ठीक है। आगे आते हैं। कॉम्पोनेंट्स का मतलब है कि हम लोग इनकम टैक्स को कहां से पढ़ते हैं, व्हाट आर द इनपुट्स सोर्सेज फ्रॉम विच वी स्टडी इनकम टैक्स। होता है, एक होता है एक्ट, जो हमारा एक्ट है, इट हैज क्या बोलते हैं 1 से लेके 298 सेक्शंस टोटल में, द इनकम टैक्स एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 अप्रैल 1962। फिर आता है फिनेंस एक्ट। फिनेंस एक्ट हर साल नया आता है, एंड द फिनेंस एक्ट अमेंड्स द इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन। अमेंड का मतलब चेंज करता है, अमेंड का मतलब चेंज करता है। जैसे करंटली हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, 2019। हालांकि मई 20 के लिए, सॉरी नवंबर 20 के लिए फिनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होना चाहिए था अगर मई वाले एग्जाम्स हो जाते, पर आईसीआई ने हमें थोड़ा रिलीफ दिया है। एक्चुअली ये रिलीफ के बारे में हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज से पता है, रिवीजन टेस्ट पेपर आएगा तो बेटर आइडिया लगेगा, बट अभी ये ऑलमोस्ट श्योर है कि जो फिनेंस एक्ट 2020 है वो नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो यू आर स्टिल गवर्न्ड बाय द फिनेंस एक्ट 2019। सर व्हाट आर रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962? रूल्स बेसिकली आपको प्रोसीडियर एक्सप्लेन करता है कि आपको एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, आपने अकाउंटेंसी में IND-AS पढ़ा होगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें बहुत बार आपने मेंशन देखा होगा फेयर मार्केट वैल्यू, इनडायरेक्ट टैक्स में, सॉरी IND-AS में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फेयर मार्केट वैल्यू। इनकम टैक्स ना एक्ट बोलता है फेयर मार्केट वैल्यू यूज करने, और रूल्स आपको फेयर मार्केट वैल्यू निकालना सिखाते हैं। जैसे इसका एक रूल है 11 UA, वो आपको अनलिस्टेड शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू निकालना सिखाता है। अनलिस्टेड शेयर्स का फेयर मार्केट वैल्यू निकालना सिखाता है। हालांकि आपके सिलेबस में वो रूल नहीं है, दूसरे रूल्स हैं, बट रूल्स आर जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू अप्लाई द एक्ट। देन वी कम टू सर्कुलर्स। देखो, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस डू नॉट मेक द लॉ। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस डू नॉट मेक द लॉ, दे एक्सप्लेन यू द लॉ। जब भी लॉ में कोई कंफ्यूजन होता है, इंडस्ट्री को कोई कंफ्यूजन लगता है प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए, तो CBDT, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नोटिफिकेशंस लाता है असेसी को क्लैरिफाई करने के लिए। असेसी मतलब कौन होता है सर, हम लोग अभी आएगा असेसी का डेफिनेशन और डेप्थ में बात करेंगे उस बारे में। पर सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस बेसिकली क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए आते हैं, एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए आते हैं, कोई चीज को बेटर समझाने के लिए। और सर लास्ट में हमारे आते हैं लीगल डिसीजंस। हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत सारे केसेस में जजमेंट पास करता है। कुछ जजमेंट्स लैंडमार्क जजमेंट बन जाते हैं, उनसे भी लॉ क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एवरीथिंग कैन बी इंक्लूडेड इनसाइड एन एक्ट, इट्स नॉट पॉसिबल। We are humans. Every day we think about new things, new methods of tax planning, avoidance and evasion, all three. So the Supreme Court and the High Court are the bodies which are responsible to give decisions in matters raised before them. Okay? And on the basis of that, okay, the law is made. Okay? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, CBDT। आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। CBDT मैं फिर से बोलता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा पेज 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने पेज नंबर 2 पे चलते हुए, हाँ आप लोग में से जिसने देख लिया सर तो कैम स्कैनर यूज कर रहा है, मैंने बोला ये कोई ये सेटअप मेरा खुद का है, इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो स्टफ, तो जो भी किया मैंने खुद किया। सो खुद जैसे एक नॉर्मल बजट फ्रेंडली आदमी करता वही मैंने बुद्धि लगा के ये किया, ठीक है। ये जो है ये एक नॉर्मल जीके का पार्ट है। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि जब भी कोई दो चीज़ें, ठीक है, आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं
तो ब्रैकेट में लिखा हुआ नंबर हमेशा होता है क्लॉज, ना कि सबसेक्शन। जब चीजें इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो होता है क्लॉज। लाइक फॉर एग्जांपल 224, 2 ब्रैकेट 24 इज डेफिनेशन ऑफ इनकम, ठीक है, एंड 231 इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंट। अब आप इसको सबसेक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि सेक्शन है 2, उसके अंदर ब्रैकेट में जो 24 में लिखा है वो इनकम है, 31 में लिखा है वो पर्सन है। क्या आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो क्लॉज होता है, ठीक है। जब चीजों में रिलेशन होता है तब हम लोग उसे सबसेक्शन बुलाते हैं। क्योंकि सोचिए ना, आप खुद सोचिए, कोई चीज एक ही के बारे में बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लॉ से उठा रहा हूं, जनरल मीटिंग है, सेक्शन नंबर 96, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए? 1, कैसे होनी चाहिए 2, नहीं होने से कैसे एडजर्नमेंट होता है 3। ये सारे ना एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मुद्दा एक ही है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये 96 सब सेक्शन 1 होंगे, सब सेक्शन 2 होंगे, ऐसे। लेकिन 2 ब्रैकेट 24 या 2 ब्रैकेट 7 दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्लॉजेज होंगे, ठीक है। हालांकि ये चीज आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा पेपर में, क्योंकि आपको वहां पे डेफिनेशन नहीं लिखना होगा। पर अगर आपने कुछ आंसर्स में नोटिस किया हो ICAI के, वो आंसर शुरू कैसे करता है? एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 और उसके बाद फिर नंबर लिखता है। तो अगर आप वो गलत लिख रहे हो, ठीक है, तो एक एग्जामिनर पे इंप्रेशन जाता है कि ये बच्चे के ना बेसिक्स थोड़े वीक हैं, और फिर वो इंप्रेशन ना वो पूरे पेपर में कैरी फॉरवर्ड करता है। मेरे कुछ एग्जामिनर्स से मतलब बातचीत है, ठीक है, मैं नाम नहीं बता सकता आपको ऑब्वियसली, कुछ बातचीत है, तो वो लोग बोलते हैं कि शान, मैं ये सब चीज़ पेपर में हम लोग देखते हैं। हम लोग जब पेपर चेक करते हैं, हम लोग ये नहीं देखना चाहते कि बच्चे ने पेपर कैसा लिखा है, पहले हम लोग ये देखना चाहते हैं उसकी नॉलेज किस लेवल पे। तो फिर अगर उसने कुछ ऊपर नीचे भी लिख दिया ना, तो हम लोग मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि नॉलेज सही है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सम्स के नीचे नोट्स लिखिए। अगर आप कुछ अज्यूम कर रहे हो तो नोट्स लिखो पेपर में। आप बिना कुछ नोट्स लिखे बस कर देते हो सम कि बस सर आंसर निकाल दें। आंसर निकालने से नंबर नहीं मिलता बेटा, ये आपको थोड़े दिन में समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। 2 वर्ड्स आते हैं, प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन। प्रोबेबली आपको ये पता होगा, बट स्टिल मैं एक बार बोलता हूँ। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन, मतलब जो बातें उल्टी ऊपर लिखी हैं उसका मैं प्रोवाइजो हूं, मतलब जो वो बोल रहा है मैं उसकी उल्टी बात बोलूंगा, विपरीत बोलूंगा। आई एम द एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन, दैट इज कॉल्ड अ प्रोवाइजो। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन है मतलब होता है कि जब जो प्रोविजन लिखा है मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि कोई एम्बिग्विटी का स्कोप ना रह जाए। क्या बोला? जो प्रोविजन लिखा है उसे मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा सो दैट एम्बिग्विटी का कोई स्कोप ना रह जाए। क्योंकि अगर एम्बिग्विटी आता है ना तो फिर आप उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करोगे, दूसरा पार्टी दूसरी तरह से इंटरप्रेट करेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा असेसमेंट करते टाइम, ठीक है, टैक्स कंप्यूटेशन करते टाइम। आइए, हाँ, अब जो फिनेंस एक्ट होता है, जैसे मैंने ऊपर बोला ना फिनेंस एक्ट 2019, उसका एक फर्स्ट शेड्यूल होता है, उसमें 4 पार्ट होते हैं। ये सब फिनेंस एक्ट के लिए, ऐसा नहीं कि 2019 में ही ऐसा होता है, हर फिनेंस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक बार आप ये 4 पार्ट्स को रीड करो खुद से। क्या है ये 4 पार्ट? रेट्स ऑफ टैक्स फॉर करंट असेसमेंट ईयर, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस ऑन सैलरी, ठीक है, प्लस एडवांस टैक्स, ठीक है, और लास्ट वाला बोलता है रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रो इनकम, रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रो इनकम। यहां पे लिखा हुआ एक भी वर्ड आपको समझ में नहीं आया, ये मैंने अज्यूम कर लिया, सिवाय उस वर्ड टैक्स को छोड़ के, ठीक है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है। अभी इन सारे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन नीचे जाके आएगा, ठीक है। अब नाउ वी कम टू अवर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, टाइप्स ऑफ टैक्स। सिर्फ 2 तरह के टैक्स हैं,
मतलब ब्रॉडली आप सारे टैक्सेस को इन दो हेड्स के अंदर ग्रुप कर सकते हो, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। सर नाम ही में मीनिंग है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिसकी इनकम पे ये इम्पोज्ड होता है, बेयर भी उसी को करना पड़ता है। जिसकी इनकम पे ये लगता है, बेयर भी उसी को करना पड़ता है। मतलब अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, वेयर द बर्डन टू पे फॉल्स ऑन द पर्सन अर्निंग द इनकम। जो इनकम अर्न कर रहा है वही उस पे टैक्स देगा। दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको देना होता है? जब एक इंडिविजुअल का इनकम 2,50,000 को एक्सीड करता है तो उसको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे रेट्स होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक ही होगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, वो होगा रेट्स ऑफ टैक्स। ठीक है, पहले हम लोग आज का क्लास खत्म करें सारी चीजें। तो सर डायरेक्ट टैक्स में कितने टाइप के टैक्स होते हैं? टैक्स तो बहुत सारे होते हैं। एक इनकम टैक्स है जो हमारा मेन चीज है, जो हमें पढ़ना है। एक होता था वेल्थ टैक्स, पर ये वेल्थ टैक्स डिलीट कर दिया गया है। वेल्थ टैक्स इज नो मोर एप्लीकेबल। तो आप ब्रॉडली ये बोल सकते हो कि आपके डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स आया है, इनकम टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स में पहले भयंकर हुआ करता था, सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट, स्टेट सेल्स टैक्स, बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। 1 जुलाई 2017 को सबको रिमूव करके एक यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसने सारे टैक्स को सबसम कर लिया अपने में, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया, समेट लिया अपने अंदर, और बन गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा और एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो अभी फंक्शन में है, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी। पर ये कस्टम्स ड्यूटी आपके सीए इंटर का पार्ट नहीं है, सीएमए इंटर का पार्ट है। टेंशन मत लीजिए, मैं कवर करूंगा। ठीक है, पहले हम लोग इनकम टैक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग कस्टम्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में ये जिस पे लगता है वो बर्डन बेयर नहीं करता, वो दूसरे से लेके सरकार को दे देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक तो बहुत अच्छा सा छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। मानिए आप रेस्टोरेंट में गए, किसी के साथ भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं, तब तो बिल आप ही को देना है इन मोस्ट केसेस। तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मान लीजिए जैसे आपका 2000 का बिल हुआ, तो उसके ऊपर वो लिखता है GST 18%। कैसे लिखता है? CGST 9%, SGST 9%। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में मेरे को पता है 5% लगता है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। तो आपके 2000 के बिल पे 360 रुपए क्या लग गया? टैक्स। तो ये 360 रुपए पता है एक्चुअली में देने किसको थे? रेस्टोरेंट के ओनर को। लेकिन उसने किया क्या? आपकी पॉकेट से निकाल के सरकार की पॉकेट में डाल दिया। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन किस पे पड़ा? आप पे। ये 2000 का क्या होगा? ये 2000 रेस्टोरेंट की इनकम में ऐड होगा। फिर हम लोग रेस्टोरेंट की टोटल इनकम निकालेंगे और उस रेस्टोरेंट की टोटल इनकम पे रेस्टोरेंट का ओनर टैक्स देगा। नाउ दैट बिकम्स योर डायरेक्ट टैक्स। सर टैक्स कितने तरह के? 2, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में सर कैटेगरी इनकम, वेल्थ, एप्लीकेबल, इनकम ओनली। सर इनडायरेक्ट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST प्यार से, प्यार ना भी करो तो बोलना तो यही पड़ेगा, और कुछ दिन में मेरे दोस्तों प्यार आपको दोनों से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। यहाँ पे सर जिसके ऊपर लगता है बर्डन ऑफ, उसको भी बेयर करना पड़ता है, उसी को सारी चीजें पेमेंट करनी पड़ती है। यहाँ सर क्या है? जिसके ऊपर लगता है वो दूसरे से रिकवर करके गवर्नमेंट को जाके पेमेंट करता है। ठीक है, अक्सर मेरे से ये बातें मेरे दोस्त लोग करते हैं कि ज्यादा स्कोप किसमें है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मैं बोलता हूँ करंट सिचुएशन से तो इनडायरेक्ट में स्कोप है। तो फिर वो मेरे को बोलते हैं तो तू डायरेक्ट क्यों इतना पढ़ाता है? प्यार एक और चीज होती है, जरूरत कुछ और। ये प्यार है, वो जरूरत है, दोनों जिंदगी में बहुत जरूरी है। आते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक वर्ड मैंने यहां लिखा था, इनकम टैक्स इज पेएबल ऑन इनकम। इनकम कौन से सेक्शन में? 2, क्या बोलूं, सब सेक्शन बोलूं या क्लॉज बोलूं? 2 क्लॉज 24। ठीक है, या सब क्लॉज 24। व्हाट इज इनकम? ठीक है, टोटल रेवेन्यू या आपका जो ग्रॉस रिसीप्ट होता है, जब आप उसको लेस कर देते हो फ्रॉम द एक्सपेंडिचर यू हैव इनकर्ड, ठीक है, दैट इज योर इनकम।
टैक्स में एक जगह को छोड़ के, डायरेक्ट टैक्स में एक जगह को छोड़ के, वो जगह मैं डिस्कस करूंगा, एक जगह को छोड़ के टैक्स हमेशा इनकम पे लगता है। उस एक जगह को छोड़ के टैक्स हमेशा इनकम पे लगता है बच्चा, उस जगह को छोड़ के। ठीक है, तो आप ना कभी भी टर्नओवर पे टैक्स मत लगा देना। ठीक है, बच्चे लोग मासूम होते हैं, जो सामने इनकम दिखती है उसी पे लगा देते हैं, चाहे टर्नओवर हो या इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? इनकम, नाम ही है ना इनकम टैक्स फॉर्म, तो इनकम पे ही लगेगा। ठीक है, अच्छा अब इनकम को ना मैं ये थोड़ा बाद में, मेरे पास नोट्स में ये लिखा है, टेंशन मत लीजिए, बस अभी बोल देता हूँ क्योंकि ये आया है। इनकम कमाने के ना बहुत सारे जरिया होते हैं, बहुत सारे तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक प्रॉपर्टी है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, रेंट पे लगा दो, रेंटल इनकम आ जाएगा। आपको एक बिजनेस चालू करना है, उसी प्रॉपर्टी को बेच दो, पैसा आ जाएगा, बिजनेस में लगा लो, पैसा आ गया, फिर इनकम है। दूसरा, आप कहीं नौकरी करते हो, आपको सैलरी मिलता है, वो भी इनकम है ना। फिर कुछ लोग ना नसीब पे बड़ा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लॉटरी खेल लीजिए, आइए 5 करोड़ की लॉटरी, 10 करोड़ की लॉटरी, बेटिंग, ठीक है, वो भी तो एक तरह का इनकम ही है, प्रोवाइडेड आप जीतते हो। इसमें मेरी किस्मत बहुत खराब है। हम लोग दिवाली में एक साल में एक बार खेलते हैं, बहुत हारता हूँ, पर उस टाइम वो एंजॉयमेंट के लिए होता है और इसी से समझ भी आ जाता है कि अपनी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये है, तो मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि दैट देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम, देयर आर मेनी वेज फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न इनकम, बट सोर्सेज आर नेवर टैक्सेबल। क्या बोला सर? सोर्सेज ऑफ इनकम आर नेवर टैक्सेबल। The nature of the sources determines the head of income. The nature of the sources determines the head of the income. And there are only 5 heads of income. ठीक है, तो जिस भी सोर्स से आपने इनकम कमाया, वो कहीं ना कहीं इस 5 हेड में फिट हो जाएगा। ठीक है, और हेड्स की इनकम को टोटल करके उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, शायद ज़्यादा हो गया। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब होता है कि जरिए से आप पैसा कमा रहे हो। जरिए बहुत सारे हो सकते हैं मेरे भाई, अच्छे जरिए भी हो सकते हैं, बुरे जरिए भी हो सकते हैं पैसा कमाने के। जरिए के नेचर से डिसाइड होता है कि वो किस हेड ऑफ इनकम में जाएगा। हेड 5 है, तुम हेड बोलने की जगह इसको कैटेगरी भी बोल सकते हो, या इसको क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम भी आप बोल सकते हैं, कि वो 5 में से किस हेड में जाएगा, और हेड्स की इनकम को टोटल करके टैक्स लगाया जाता है। क्वाइट सिंपल। सो सर हेड्स ऑफ इनकम क्या है? देयर आर ओनली 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, और लास्ट आपका आता है PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक बार आप ये पांचों चीज दिमाग में बोलिए। हाँ, आइए, क्या आपने एक बार बोला अपने मन में? चलिए मैं एक बार आपके साथ बोलता हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर थोड़ा सा बता दीजिए ना कैसे किस में जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले का आइडिया दिया ना, आपके पास एक खाली घर खड़ा है, रेंट पे लगा दो, तो वहाँ से जो रेंटल इनकम होगा ना, आपको जो टेनेंट आपको रेंट देगा बच्चा, तो वो रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा? वो रेंट टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, अब सर जब आपने बताया कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा चाहिए था, तो मैंने घर बेच दिया, तो घर बेचने से जो आपको इनकम हुई, इनकम कैसे हुई सर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में आपने घर बनाया था या खरीदा था, वो हो जाएगा आपके लिए कैपिटल गेन, क्योंकि आपने जो बेचा है ना वो आपके लिए कैपिटल एसेट था। ठीक है,
सर फिर वो पैसा आप बिजनेस में लगाओगे, सर बिजनेस में लगाओगे तो धंधा करोगे, ठीक है, बेचोगे, खरीदोगे सामान, गुड सर्विसेज करोगे, तो उससे भी तो इनकम होगा बच्चा आपको। तो वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगा? PGBP, प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है कि बच्चा CA करने के बाद प्रैक्टिस में चला जाता है, अपना खुद का फर्म खोल लेता है, तो उसके लिए इनकम जाएगी अंडर दी हेड PGBP। और दूसरा तरीका क्या होता है कि वो सर्विस में चला जाता है। जैसे मोस्ट 80% बच्चे जाते हैं सर्विस में, तो वो 80% बच्चे जो सर्विस में जा रहे हैं उनकी इनकम आती है इनकम फ्रॉम सैलरीज में, ठीक है। अब कुछ ऐसी इनकम होगी ना जिसका आप नेचर नहीं डिसाइड कर पा रहे कि ये 4 में से किस में जाएगा, और उसमें ना इन चारों में जाने की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन वो टैक्सेबल इनकम है। तो उसके लिए आप एक रेसिडुअरी हेड होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और वो इनकम वहां जाके असेस हो जाता है, ठीक है। पर ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक है। जैसे ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ होती है एक चीज़ कि लोग बोलते हैं कि हर तरह की इनकम टैक्सेबल है, ठीक है, जो कहीं नहीं जा रहा उसे अदर सोर्सेज में डाल दो। भैया ऐसा भी सही नहीं है, ऐसा भी सही नहीं है। हर तरह की इनकम टैक्सेबल नहीं है। अगर वो इनकम टैक्सेबल है और किसी हेड में नहीं जा रहा, देन वी यूज अदर सोर्सेज, नॉट दैट वी हैव टू पुट एवरी इनकम इन सम हेड। If that income is taxable and it is not going in other 4 heads, then it goes to other sources. Like मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सोचो आपके पास गाय है, ठीक है, सोचो आपके पास गाय है और आपका डेयरी का बिजनेस है, तो गाय आपके लिए एसेट है, ठीक है। अब गाय ने बछड़ा दिया, तो अब क्या इसकी इनकम आप अदर सोर्सेज में डालोगे क्या? ये तो कैपिटल रिसिप्ट है, कहीं नहीं टैक्सेबल होगा, कहीं भी नहीं टैक्सेबल होगा। आपका फार्म हाउस है, आपने फार्म हाउस में डिगिंग शुरू किया, ठीक है, डिगिंग किया और वहां से आपको एक सोना का मूर्ति मिला, ठीक है, सोना का मूर्ति मिला, तो कहाँ टैक्स दोगे इसके ऊपर? इज इट लायबल टू टैक्स? नो, इट इज नॉट। डिड यू डू एनी वर्क टू गेट दैट इनकम? नो। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इनकम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, जो कहीं नहीं जा रहा अदर सोर्सेज में उठा कर पटक दो, ऐसा नहीं होता। वो रिलेटेड होना चाहिए किसी एक्टिविटी से जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये हेड्स हो गया, सोर्सेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी दूर का टॉपिक था, बट मैंने बोला अभी आ रहा है तो अभी डिस्कस कर लेता हूँ। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पर्सन क्या होता है? 2 क्लॉज 31, आप ये सेक्शंस याद करेंगे। अब उसने में कोई बच्चा बोलेगा, कमेंट में लिखेगा, मेरा टीचर तो बोला याद करना कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ आपको करना है और मैं आपको याद दिला दूंगा। मैं आपको याद कराऊंगा, आप मेरे साथ करिए याद। हम लोग हर वीडियो के एंड में 2 मिनट बोलेंगे, जो भी सेक्शंस दिन भर में हुए हैं उस वीडियो में आपको याद हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। मेरे को भी हुए हैं यार। अच्छा, कौन है पर्सन? बोलता है पर्सन इंक्लूड्स, इंक्लूड बोला है। इंक्लूड वर्ड का मतलब होता है इनके जैसा अगर कुछ और भी होगा वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। इनके जैसा कुछ और भी होगा वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। अगर यहाँ एक्सक्लूड्स लिखा होता या एक्सक्लूसिव लिखा होता, मतलब जितने लोग हैं, एक्सक्लूसिव लिखा होता, नॉट एक्सक्लूड, सॉरी, एक्सक्लूसिव लिखा होता, तो मतलब जितने लोग यहाँ पे हैं सिर्फ वही डेफिनेशन में आएंगे और उनके अलावा कोई नहीं आएगा। पर यहाँ क्या लिखा है? इंक्लूड। अच्छा, कौन कौन आएगा? सबसे पहले बोला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब कौन? इंडिविजुअल का मतलब कौन? इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब क्या सर? जीवित इंसान जो बात कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है खुद को। आप, मैं, हम लोग सब आएंगे इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में। HUF क्या होता है सर? HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर व्हाट इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? 4 जनरेशन से जो फैमिली चला आ रहा है उसको हम लोग बुलाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक बहुत ही बिग कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में कि सर जस्ट अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस पर HUF के स्टेटस पे टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होने से तो आप सिर्फ पर्सन बनते हो, टैक्स थोड़ी ना लगता है मेरे भाई। टैक्स तो तब लगेगा जब वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई बिजनेस करे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसा। ऐसे समझिए, मेरे दादा हैं, पापा हैं, मैं हूँ, और जस्ट सपोज कि मेरा बेटा भी हुआ, जब होगा तब,
ठीक है। और मान लीजिए हम लोग चारों सीए हैं और चारों नौकरी करते हैं, तो एचयूएफ तो है भैया, एग्जिस्टेंस में है क्योंकि 4 जनरेशन साथ में है। पर क्या एचयूएफ की तरह हमारा टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी? इनकम फ्रॉम सैलरी, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनी बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ एचयूएफ। ठीक है। सो एचयूएफ की तरह असेसमेंट होने के लिए बिजनेस होना पड़ेगा एचयूएफ का। और हाँ, एचयूएफ में जो मेन आदमी होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसे हम लोग बुलाते हैं कर्ता। क्या बुलाते हैं? कर्ता। ये मैंने क्यों बोला है, ये बाद में आपको काम आएगा, ये वर्ड याद रखिएगा। मेन आदमी कौन होता है? कर्ता। कर्ता। ठीक है। और एचयूएफ के बारे में कुछ और बातें समझ लीजिएगा। इनकम टैक्स के पर्पस के लिए, सिर्फ इनकम टैक्स के लिए, लॉ में ऐसा नहीं है, लॉ में पूरा उल्टा है। इनकम टैक्स के पर्पस के लिए एचयूएफ और मेंबर में होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब एचयूएफ का और उसके मेंबर्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ये पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लो मेरे मम्मी पापा, जस्ट सपोज कि दादाजी, पापा और उनके भैया, ठीक है, तीनों मिलकर एक शॉप चलाते हैं। अब मैं एचयूएफ का पार्ट तो हुई क्योंकि मैं फैमिली का मेंबर हूँ, ठीक है। एंड एचयूएफ इज बाय बर्थ, इट्स नॉट बाय स्टेटस, ठीक है। मैं फैमिली का मेंबर हूँ मैं फैमिली का मेंबर हूँ तो मैं तो हूँ ही एचयूएफ में, पर मैं सीए कर लेता हूँ और मैं जॉब करता हूँ। तो क्या मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी एचयूएफ की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा? अगर हम लोग लॉ के कॉन्सेप्ट से चलें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो वो बोलता है एचयूएफ एंड इट्स मेंबर्स डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पता है क्या होता है? एचयूएफ की इनकम और मेरी इनकम साथ में ऐड हो जाती है, ठीक है। और सबको मेरी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, जबकि उनकी तो इनकम ये है भी नहीं। तो तुम बोलोगे सर अच्छा है ना, आपके लिए आपका टैक्स बढ़ जाएगा। भैया उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है। सोच, एचयूएफ का इनकम इतना ज़्यादा है और मेरा इनकम थोड़ा सा है। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होता तो एचयूएफ की इनकम के लिए मेरा टैक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मैं नहीं देता, पर इनकम ऐड कर दिया, अब तो टैक्स सबको बेयर करना पड़ेगा। मेरी इनकम से ज़्यादा मेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा। इसलिए टैक्स में एचयूएफ इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑल टुगेदर सेपरेट, पूरा अलग, ठीक है, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अच्छा, एचयूएफ में और एक चीज़ है, एचयूएफ के मेंबर आप बाय बर्थ बनते हैं। जिस दिन से आप एचयूएफ में पैदा होते हैं उस दिन से आप एचयूएफ की प्रॉपर्टी के राइटफुल ओनर हो जाते हैं। पहले ऐसा था कि खाली मेल्स वर अ पार्ट, बट रिसेंट 2005 के अमेंडमेंट के बाद अगर डॉटर होंगी दे ऑल्सो हैव इक्वल राइट एज अ सन इन द एचयूएफ प्रॉपर्टी। एकदम इक्वल राइट, जितना एक लड़के का होता है उतना एक लड़की का भी होता है। और मैं इस चीज़ में पूरा मानता हूँ कि जितना हर चीज़ में अधिकार या हक एक लड़के का होता है उतना ही एक कन्या का भी होना चाहिए। मैं ये उस बात पे पूरा मानता हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, ठीक है। सो आई एम विद इट, विद दिस अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा नॉलेज जो शायद आपको भी ज़रूरी नहीं है, बट इट विल, क्योंकि मैंने बोला है मैं 100% इंस्टीट्यूट मटेरियल कवर करूँगा, तो इट विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम दी अदर्स, ठीक है। वेस्ट बंगाल और आसाम में एक एचयूएफ का डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है वेस्ट बंगाल और असम के लिए, और रेस्ट ऑफ इंडिया का लॉजिक थोड़ा अलग है। जैसे वेस्ट बंगाल और असम में क्या बिलीव्स है कि पैदा होते ही आपको एचयूएफ की प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलेगा जब तक आपसे सीनियर लोग फैमिली में जिंदा है। मतलब लॉजिक क्या है? अगर दादाजी जिंदा है तो पापा का प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है अभी। सिमिलरली अगर पापा का नहीं है तो मेरा भी नहीं है, और अगर मेरा नहीं है तो मेरे बच्चे का भी नहीं होगा। अब किसी कारण अगर दादाजी मर जाते हैं या ऑफ हो जाते हैं, तो दादाजी चले जाते हैं पिक्चर के बाद, उनका निधन हो जाता है, तो उसके बाद किसका राइट है? पापा का। पर अभी भी मेरा कोई राइट नहीं, मेरा नहीं तो मेरे बच्चे का भी नहीं। पापा का अगर निधन हो जाता है किसी कारणवश, तो अब मेरा राइट है, पर मेरे बच्चे का भी नहीं। ये है वेस्ट बंगाल और आसाम का स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है बिलीफ और उनका लॉ। और ये अगर कोई एचयूएफ वेस्ट बंगाल में है या आसाम में रजिस्टर्ड है तो उसको यही लॉ मानना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ इंडिया का लॉजिक क्या है? एज सून एज यू आर बोर्न इन एन एचयूएफ, as soon as you are born in an HUF, a family which is a Hindu undivided family, you automatically have the right to share in property.
किसी के जिंदा रहने या मरने की आपको जरूरत नहीं है। आपका फर्स्ट डे से प्रॉपर्टी में राइट शुरू हो जाता है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, ठीक है। सो क्वाइट गुड आई थिंक। तो आपको ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। एक को बुलाया जाता है, वेस्ट बंगाल और आसाम का जो है उसको बुलाया जाता है दगबया स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, दगबया स्कूल ऑफ थॉट। और जो रेस्ट ऑफ इंडिया में उसको बुलाया जाता है मित्रक्रशा। क्या बुलाया जाता है? मित्रक्रशा स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये जस्ट आपको याद रखने की, ठीक है। बेसिक चीज तो आपको बस इतना याद रखना है कि HUF है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। HUF का स्टेटस फ्रॉम इट्स मेंबर्स सेपरेट है, ठीक है। HUF सेपरेट लीगल एंटिटी, HUF का स्टेटस मेंबर्स से सेपरेट है। एवरीवन हैज अ राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द HUF। मेंबर्स को बुलाया क्या जाता है? को-पैरेंसर्स, को-पार्सनर्स बेसिकली बुलाया जाता है। को-पार्सनर्स मींस दे आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। ये 5 चीजें हुई, ठीक है। ये याद रखिएगा, HUF के रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको आगे सम्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अगर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बनाना चाहेगा तो ये चीज़ें यूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, जो पहला वाला रहता है उसमें थोड़ा ट्रिकी रहता है, वो उसमें ये सब चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। AOPBOI एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों का फुल फॉर्म है। मैंने यहाँ पे AOPBOI लिखा है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया, आप देख सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? जब हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करते हैं तो इसमें वर्ड है पर्सन। क्या है? पर्सन। मतलब ऊपर आने वाले कोई भी 2, 3, 4 जो भी लोग हैं आपस में मिलके एक AOP बना सकते हैं। आपस में मिलके एक AOP बना सकते हैं। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप कि एक इंडिविजुअल और HUF साथ में मिलके बिजनेस करेगा तो उसको हम AOP बुला सकते हैं? हाँ बिल्कुल बुला सकते हैं, ठीक है, एकदम बुला सकते हैं। सर 2 पार्टनरशिप फर्म साथ में मिलके बिजनेस करते हैं, मैं AOP बुला सकता हूं? बिल्कुल बुला सकते हैं। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या है? ओनली इंडिविजुअल्स कैन कम टुगेदर टू फॉर्म अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एक ट्रस्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? एक ट्रस्ट, ठीक है। 2 ट्रस्टीज, 2 इंडिविजुअल मिलके एक ट्रस्ट को इनैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। AOP के केस में याद रखिएगा, दे विल ऑलवेज हैव अ कॉमन पर्पस, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी अ कॉमन पर्पस। जो भी लोग साथ में एंगेज कर रहे हैं दे विल हैव अ कॉमन पर्पस एंड मोटिव टू वर्क टुगेदर, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ये डिफरेंट भी हो सकता है। दे माइट हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ प्रॉमिस और डिफरेंट पर्पस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के डिफरेंस बिटवीन याद रखना जरूरी है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, बट आपको थोड़ा सा लॉजिक्स क्लियर रखना। CMA के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके पेपर में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, फर्म, पार्टनरशिप फर्म याद होगा आपको। फिर 1932 मैं फाउंडेशन लेवल पे लॉ पढ़ाता हूँ, वहां पे पढ़ाता हूँ। व्हाट इज अ पार्टनरशिप फर्म? अ पार्टनरशिप फर्म इज वेयर 2 or more people contribute their capital and willing to work together. It is known as a partnership firm. 2 or more people contributing capital willing to work together is known as a partnership firm. सिंपल है सर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता था। मैं अच्छी चीज खोलने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सबको जाग जाओ, एकदम जाग जाओ भैया। कोई अगर सो गया था गलती से, सुना तो नहीं चाहिए था, इंटरेस्टिंग क्लास चल रहा है, पर फिर भी जाग जाओ, एकदम अटेंटिव हो जाओ। पार्टनरशिप फर्म में आपको याद है, माइनर कैन बी अ पार्टनर। बड़ी डिबेट होती है इस पे कि माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता। एक्ट बोलता है बन सकता है। आज मैं आपको इनकम टैक्स में एक नया चीज बताता हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट को गोली मारो थोड़ी देर के लिए, वो आप पास कर गए, ठीक है। बेचारे CMA वालों को वापस से पढ़ना पड़ता है, मेरे को पता है, चलो उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म में जो माइनर पार्टनर होता है इनकम टैक्स के लिए ही इज अ फुल्ली फ्लेजेड पार्टनर, क्योंकि वो अपने स्किल की वजह से पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बना है। हिज इनकम इज असेसिबल इन हिज हैंड ओनली, मतलब ही विल बी डीम्ड एज जस्ट अनदर पार्टनर। मतलब कितना है, समझ रहे हो? इनकम टैक्स जो डिफरेंस बिटवीन लॉ क्रिएट कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, माइनर मेजर करके आपको कंफ्यूज कर रहा था, इनकम टैक्स ने बोल दिया कुछ माइनर मेजर नहीं, माइनर भी है तो फुल्ली फ्लेजेड पार्टनर है इनकम टैक्स के पर्पस के लिए, ठीक है।
याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंपनी। व्हाट इज अ कंपनी? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड अंडर लॉ। वेरी गुड, वेरी नाइस। कंपनी वही है। कंपनी के साथ साथ ना मैं ये भी बताऊंगा, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर आपने कंपनी का डेफिनेशन में बोला कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन भी तो आर्टिफिशियल है, तो दो ठो लिखने का क्या मतलब था? कंपनी लिख के मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इसमें सिर्फ कौन आएगा? कंपनी आएगा। जो आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन है उसमें कौन आएगा? कंपनी को छोड़ के सब कोई आएगा। मतलब सारी चीजें कंपनी को छोड़ के उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, अब कंपनी क्या होता है? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये आपका सेकंड ज्ञान आज का डे का जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, कंपनी कितने तरीके की होती है? कंपनी 3 तरीके की होती है। हाँ सर, हमें तो लगा था 2 ही होती है, पर नहीं, 3 तरह की होती है। एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी, और एक होती है डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन, फॉरेन, डोमेस्टिक, मैं तीनों में आज आपको डिफरेंस बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इंडियन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इंडियन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे बच्चा कि इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो इंडिया में हुआ। फॉरेन कंपनी क्या है? ठीक इसका विपरीत, ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंट्री में हुआ है वो है आपकी फॉरेन कंपनी, बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मतलब वो ऑपरेशन कर रही है इंडिया में। जैसे सर एग्जांपल क्या हो जाएगा? नाइक, एडिडास और वन प्लस, बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, और आईफोन, एप्पल, सॉरी आईफोन बोल दिया गलती से, एप्पल। हालांकि ये वीडियो भी आईफोन पे ही शूट हो रहा है, मैंने फ़ोन ही से किया, मेरे पास कैमरा नहीं है प्रोफेशनल अभी कोई, तो ये मैंने फ़ोन ही से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो यार वीडियो में, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना। नॉलेज और इंसान पे फोकस करना, थोड़ा वीडियो क्वालिटी पे कम क्रिटिसिज्म करो तो बेटर है। ठीक है, आप लोग अपना प्यार दिखाते रहो, जगह जगह ये वीडियो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से मैं भी फॉर्चून में थोड़ा लकी होऊंगा तो एक कैमरा भी आएगा और हम लोग आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि सीखना बंद, ठीक है, तो दिमाग बंद। जिस दिन सीखना बंद उस दिन दिमाग बंद। ठीक है, अच्छा तो सर ये डोमेस्टिक कंपनी क्या है? ये ग्रे एरिया क्या है? ठीक है, आज मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी एंड एनी अदर कंपनी। मतलब सर डोमेस्टिक में एंड अदर, एनी अदर कंपनी क्या बचा? मतलब फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकता है। सर कैसे? बोलता है इफ इट मेक्स प्रॉपर प्रोविजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रिलेटेड टू इक्विटी और प्रेफरेंस इन इंडिया। मतलब कहने का क्या, अगर एक फॉरेन कंपनी अपने आप को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा लेता है और प्रॉपर अरेंजमेंट करता है डिविडेंड पेमेंट करने का, ठीक है, तो फिर हम लोग उससे डोमेस्टिक कंपनी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी और भी एक तरीके से होता है, अगर वो फॉरेन कंपनी इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस एक्वायर कर ले। क्या स्टेटस एक्वायर कर ले? रेसिडेंशियल स्टेटस एक्वायर कर ले, तो वो बन जाता है डोमेस्टिक कंपनी। सर रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? 3rd क्लास में आएगा बच्चा, तभी डिस्कस करेंगे। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करने जाएंगे तो टॉपिक से दूर हट जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखो, वाली वर्ड सुन लो, रेसिडेंट। ठीक है, बनता कैसे है रेसिडेंट? जब उस कंपनी का डिसीजन मेकिंग पावर इंडिया में हो, बस तब हो जाएगा। अगर उस फॉरेन कंपनी का डिसीजन मेकिंग पावर इंडिया में है तो वो इंडिया में रेसिडेंट हो जाएगा। बस अभी लॉजिक के लिए यही समझो। डिसीजन मेकिंग पावर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग इंडिया में हेल्ड करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग इंडिया में हेल्ड करते हैं, बस इतना समझ लो। अगर ऐसा कुछ होता है कि वो लोग इंडिया में बोर्ड मीटिंग हेल्ड करते हैं, वी से दैट द फॉरेन कंपनी हैज बिजनेस इन इंडिया एंड इट विल बी नोन एज अ डोमेस्टिक कंपनी। एकदम सरल सिंपल भाषा। ठीक है, इंडियन जो इंडिया में रजिस्टर्ड, फॉरेन जो फॉरेन में रजिस्टर्ड, डोमेस्टिक या तो इंडियन या एनी अदर कंपनी जो इंडिया में रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, आ गया। ये इंपॉर्टेंट था
क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, आपकी कॉमन प्रॉब्लम क्या है, आप सोचते हो इंडियन और डोमेस्टिक कंपनी एक है और फॉरेन कंपनी अलग। सोचा करो ना, अगर सब एक ही होता तो दो वर्ड क्यों है टैक्स में? यही है ना, यहीं पे ये थॉट आने लगता है। ठीक है, यहीं पे जब अगर आप ये सोचने लगो ना तो आपको जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा। पर बात क्या है, आप यहां तक आने से पहले क्या सोचते हो पता है? कौन सोचे इस बारे में, कौन इतना मेहनत करे? जो बोल रहा है टीचर चुपचाप से सुन लो, पर आपको ये सोचना चाहिए। अच्छा, अगर पढ़ाते समय, देखिए मैं तो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर पढ़ाते समय आपको कभी ऐसा लगे कि सर ये जो बात है ना, इस पे भी मेरे को क्यों और कैसे जानना है, तो आप एक काम करिए, या तो वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, या तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस मेरे को पिंग कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, मैक्सिमम 1 घंटा, और मिनिमम एकदम इंस्टेंटली। ठीक है, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को वेट नहीं कराता। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे को जानते हैं, वो ये चीज़ जानते हैं कि मेरा ये जो फैसिलिटी है कि मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कि आपकी क्वेरीज में तुरंत डील करता हूँ। मैं एक चीज़ में विश्वास करता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, कि जब जिस बच्चे के दिमाग में एक क्वेरी आया है, अगर मैं उसे उसी समय सॉल्व कर दूँ, ठीक है, तो वो फर्दर कंफ्यूजन का टाइम नहीं रहता। क्योंकि देखो, आपके साथ होता ही होगा ये कि अगर आपके दिमाग में एक क्वेरी 1 सेकेंड के लिए आया और अगर वो उसी समय दूर नहीं हुआ, तो फिर आप उसके बारे में सोचते हो, फिर आप खुद उसको डिकोड करने की कोशिश करते हो, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर पहली बार में आपके दिमाग ने उसको नहीं पकड़ा ना, तो आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत निकालोगे। फिर क्या होगा, उस गलत चीज पे आप और सोचने लगोगे। फिर जब मैं आपको 2 दिन 3 दिन बाद अगर रिप्लाई करता हूँ, देखिए जैसे मोस्ट केसेस में टीचर्स से हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी बिजी और मे बी अदर रीजंस, ठीक है, कि उस समय रिप्लाई नहीं कर पाते, तो उस पर क्या होता है ना, फिर जब मैं आपको सही चीज बताऊंगा तो गलत आपके दिमाग में इतना पेनिट्रेट कर चुका है कि सही घुसेगा नहीं, फिर वो एंटर नहीं कर पाएगा, आप साइकोलॉजिकली अप्लाई नहीं कर पाओगे उसको, एंट्री का टाइम नहीं दोगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करता हूँ, 1 घंटा मैक्सिमम, 1 घंटा से ज़्यादा डिले कभी नहीं होता। ठीक है, और आप रात को 3 बजे तक अपना क्वेरी पूछ सकते हो एट द मैक्स। ठीक है, उसके बाद मैं फिर आपको सुबह 11 बजे के आसपास रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। थोड़ा सा डिविएट हो गया था, पर पढ़ाई के साथ साथ बीच में थोड़ी मस्ती भी चलनी चाहिए। लाइव क्लास में तो मैं गाने लगा देता हूँ, पर यहाँ यूट्यूब में शायद मैं ये नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरे को कॉपीराइट पता है, वरना बेचारा मेरे नन्ही सी शुरुआत पे लोग बर्बादी फैला देंगे। आइए, इन इनकम टैक्स वी ऑफन यूज द वर्ड असेसी। हमने बोला था ना असेसी आएगा, स्पेलिंग देख लो भाई, असेसी। लस्सी बोलते हैं कोई, हम तो प्यार से लस्सी बोल दिया करते हैं, पर इट इज असेसी। मैंने एक चीज दिखा, ऑल पर्सन्स आर असेसी बट ऑल असेसीज आर नॉट पर्सन। ठीक है, ये वैसा ही है, ऑल अग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने सुन रखा होगा। तो ऑल पर्सन्स आर असेसी बट ऑल असेसीज आर नॉट पर्सन। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल्स। ठीक है, ठीक है, जैसे हम, आप इंडिविजुअल, पर जरूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल असेसी हो। क्यों? असेसी का मतलब क्या है, चलो पहले ये देखते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज और क्लियर होगी। ये बोलता है असेसी मीन्स एनी पर्सन फ्रॉम हुम एनी टैक्स इज ड्यू, मतलब हु इज लायबल फॉर टैक्स। अब एकदम सिंपल समझो, एनी पर्सन, any individual who earns more than 2,50,000 in India is liable to tax. So he becomes an assessee when his income exceeds 2,50,000. तो अगर मान लो एक पर्सन है जिसकी इनकम 250 के नीचे है, तो वो तो असेसी एक्ट में है ही नहीं, तो क्या वो पर्सन भी नहीं होगा क्या? नहीं, पर्सन होगा। इसलिए हर असेसी पर्सन हो ये जरूरी नहीं है, सॉरी हर पर्सन असेसी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम हो सकता है टैक्स ब्रैकेट को पार ही ना करती हो। तो ये तो इन्होंने एक चीज बताया। फिर उन्होंने बोला एंड इंक्लूड्स। मैंने इंक्लूड्स का मतलब क्या बताया? इसके जैसी चीजें। क्या इंक्लूड्स करता है? जिसका असेसमेंट होना है। मेरे को पता था असेसमेंट आपके दिमाग में आएगा, असेसमेंट होता क्या? असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इनकम कंप्यूटेशन। जो कौन करता है?
असेसिंग ऑफिसर करता है। सर कौन असेसिंग ऑफिसर होता है? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तुम्हारा रिटर्न को स्क्रूटनाइज करता है, उसको बुलाया जाता है असेसिंग ऑफिसर। ये वो आदमी होता है, जैसे आपको अपना टैक्स खुद पेमेंट करना होता है अपनी इनकम के ऊपर, इसीलिए हर आदमी को इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और जिनको नॉलेज नहीं होता वो हमारे जैसे सीएस वगैरह सबके लिए, हम लोगों के लिए इनकम प्रोवाइडर्स हैं। हमारी इनकम तो उन्हीं से चलती है, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना आता है, हमें पैसे पे टैक्स दिलवाना आता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसको कैलकुलेट करें और फिर क्लाइंट को बोलें कि क्लाइंट टैक्स पेमेंट करें। हमारे कैलकुलेशन को क्रॉस वेरीफाई करता है एओ, असेसिंग ऑफिसर। असेसमेंट का डेफिनेशन दिया है 2 क्लॉज 8 में, ठीक है। असेसमेंट क्या चीज का होगा? या तो इनकम का, उसी आदमी के इनकम का असेसमेंट हो रहा है, या उस आदमी के लिए के बिहाफ पे जो आदमी काम कर रहा है उसकी इनकम का असेसमेंट हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनीज होती हैं, उनके एजेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। जैसे एक कंपनी है फॉरएवर लिविंग बोल के, ठीक है, कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग। वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। एमवे भी एक कंपनी था ऐसा, ठीक है। फॉरएवर लिविंग है, काफी बड़ा कंपनी है। तो वो अपना प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचता है थ्रू एजेंट्स। उनके एजेंट्स का क्लब का एक नाम है आर्चीवर्स क्लब, और उस क्लब के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लब है वो क्या है? उनके एजेंट्स हैं। अब अगर उनके एजेंट्स की इनकम इज सब्जेक्टिव टू टैक्स इन इंडिया, ठीक है, तो वो जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग, उसकी भी, वो भी इंडिया में असेसी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके एजेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट लॉस। मैं अब इनकम तो टैक्सेबल होती है, साथ ही साथ लॉस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जैसे आप 1 साल के लॉस को अगले साल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सरल सा एग्जाम्पल, बाकी डेप्थ में जाएंगे। 1 साल आपने 5 लाख रुपए कमाया, ठीक है, टर्नओवर 5 लाख। जब एक्सपेंसेस माइनस किया तो 1,20,000 नेगेटिव इनकम आई आपकी। नेगेटिव इनकम पे टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ता, उस पर टैक्स सेविंग्स होता है। नेगेटिव इनकम पे टैक्स नहीं पेमेंट करना होता, उस पर टैक्स सेविंग्स होता है। ये आपने एफएम में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इंटर लेवल पे, उस पर होता है टैक्स सेविंग्स। तो ये जो टैक्स सेविंग्स होता है, इसको आप क्या करते हो? जो टैक्स सेविंग्स होता है इसको आप क्या करते हो? ये आपके जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब अगले साल तक पे जाता है कि आप अगले साल अगर इनकम अर्न करो, जैसे नेक्स्ट ईयर में मान लो हमने 10 लाख रुपए कमाया, 10 लाख रुपए पॉजिटिव इनकम, तो मेरे को टैक्स 10 लाख में नहीं देना होगा। 10 लाख लेस 1,50,000 मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, जो मेरा लॉस हुआ उसके बाद। तो ये लॉस को क्लेम करने के लिए भी आई हैव टू बिकम एन असेसी अंडर द एक्ट। इन सरल भाषा, आई हैव टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, और वो रिटर्न ऑफ इनकम जो हम फाइल करते हैं वो रिटर्न ऑफ इनकम ही होता है आपका लॉस रिटर्न, और उसको फाइल करते ही हम असेसी बन जाते हैं अंडर द एक्ट। या मेरा रिफंड हो, ठीक है। ऐसे सैलरी जो लोग अर्न करते हैं, जैसे मैं भी सैलरी, मैं जहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ वहाँ मेरी भी सैलरी इनकम है, ठीक है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, वहाँ पे मेरी भी सैलरी इनकम है। तो मेरी सैलरी पे भी वो लोग TDS काटते हैं, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब ये क्या होता है कि मैं टैक्स नहीं भरता, मेरे इनकम पे टैक्स काट के, मेरे इनकम पे मेरे बिहाफ पे टैक्स काट के मेरा एम्प्लॉयर ही डिपॉजिट कर देता है। तो होता क्या है, वो 10% के रेट से काटते हैं, पर मेरी इनकम, टोटल इनकम पे जितना टैक्स बनेगा वो तो मेरे को कंप्यूट करना है। कैसे कंप्यूट करना है? क्लास नंबर 2 देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्यूट कैसे करना है वो मैं देखता हूँ। अब मान लो मैंने कंप्यूट किया, मेरी इनकम पे टैक्स आ रहा है 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़, ठीक है। उन्होंने मेरा 10% पे TDS काट के, हर महीने की सैलरी का 10% काट के सरकार के पास जो डिपॉजिट किया है वो है 60,000। तो गवर्नमेंट मेरे को क्या देगा? 30,000 का रिफंड। लेकिन ये कब देगा? जब मैं गवर्नमेंट के पास रिटर्न फाइल करूंगा अंडर सेक्शन 139। रिटर्न फाइल करूंगा अंडर सेक्शन 139, ठीक है। आते हुए चलो, नेक्स्ट होता है डीम्ड असेसी। डीम्ड असेसी मतलब एक ऐसा आदमी जो एक्चुअली इन चारों हेड्स में नहीं है, पर हमने उसको असेसी डीम कर लिया है। सर ये कैसे हो जाएगा? अक्सर क्या होता है, लोग टैक्स बचाने के लिए अपना प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं जस्ट बिफोर द डेट, ठीक है। जस्ट बिफोर द डेट मतलब असेसमेंट की डेट के पहले, मतलब रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले, रिटर्न फाइल करने से पहले एक्चुअली अपना प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं।
तो होता क्या, मेरा इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर था, मान लो 3 लाख, पर जो हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया उसकी वजह से 1.5 लाख की इनकम दूसरे के हाथ में चली गई, ठीक है। तो मेरा स्लैब के नीचे 250 के, सामने वाला का भी 250 के नीचे, दोनों की इनकम पे टैक्स बच गया, ठीक है। तो डीम्ड एसएससी क्या बोलता है कि आपको तो हम लोग मान ही रहे हैं टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब आपने क्योंकि इनकम वहां ट्रांसफर की है, वी विल डीम दैट पर्सन एज असेसी एज वेल, इवन इफ उनका इनकम बेसिक एग्जाम्पशन के नीचे। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, डीम करने का जरूरत क्या? इनकम टैक्स का प्रोसीडिंग्स मतलब असेसमेंट करने के लिए द पर्सन हैज टू बी एन असेसी अंडर द एक्ट, और असेसी बनाने के लिए इनकम हैज टू बी ड्यू, है ना। तो समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो, इनकम ड्यू होना चाहिए, टैक्स ड्यू होना चाहिए। मैडम का टैक्स ड्यू नहीं है क्योंकि 150 है, 250 के नीचे है, तो अब उनको असेसी बनाए तब तो असेसमेंट करेंगे, तो वी विल डीम दैट पर्सन एज असेसी एंड देन ओपन द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सच पर्सन, ठीक है। लास्ट इजी है, असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट मींस एनी पर्सन हु हैज फेल्ड टू पे द टैक्स ऑन टाइम, या तो जिसने टीडीएस काटा और टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया, खुद रख लिया। ऐसे मेरा एम्प्लॉयर मान लो टीडीएस मेरे काट लेता है 10%, पर वो टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की जगह खुद ही रख लेता है, तो ही इज असेसी इन डिफॉल्ट, ठीक है। असेसी इन डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। इट मींस एनी पर्सन हु इज नॉट पेइंग हिज टैक्स ड्यूज इज बेसिकली एन असेसी इन डिफॉल्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कंपनीज मैंने 3 टाइप की डिस्कस कर ली। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था, आप जब इस पेपर को डाउनलोड करोगे, अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो यहीं पे छोटा छोटा लिख लेना, और अगर कोई नोट्स बना रहा था पढ़ते समय तो और अच्छा, आपको याद रखना। फिर से एक बार बोल देता हूँ, इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, डोमेस्टिक कंपनी कैन बी एन इंडियन कंपनी एज वेल एज अ फॉरेन कंपनी, बट इफ इट इज अ फॉरेन कंपनी इट नीड्स टू हैव प्रोविजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस इन इंडिया। ये आपका एग्जैक्टली बुक का डेफिनेशन है। अब इसके बाद अपना इंस्टीट्यूट मटेरियल खोल के देख सकते हैं, एकदम सेम रहेगा, कुछ नया चेंज नहीं दिखेगा आपको। स्टेटस ऑफ अ माइनर पार्टनर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आपके साथ, क्या एक बार फिर से बोल देता हूं। स्टेटस ऑफ अ माइनर पार्टनर क्या है? द माइनर इज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, सिंस ही इज अर्निंग आउट ऑफ हिज ओन स्किल एंड कॉम्पिटेंस, तो उसकी इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। मतलब सर अगर स्किल और कॉम्पिटेंस नहीं होगा तो क्या कहाँ जाएगी इनकम? अगर स्किल और कॉम्पिटेंस नहीं होगा मेरा बच्चा, तो इनकम माइनर की टैक्सेबल होगी उसके पेरेंट्स के हाथ में। ये हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब पढ़ेंगे। अब रेगुलर इनकम और कैजुअल रिसीप्ट क्या होता है? रेगुलर इनकम मतलब रिकरिंग इनकम, जो मेरे को बार बार होगी, जैसे कि सैलरी, ठीक है। और ये टैक्सेबल होती है अक्रूवल बेसिस में। अकाउंटिंग में 2 बेसिस पढ़े होंगे आपने, एक्चुअली 3, अक्रूवल कैश और हाइब्रिड बेस। हाइब्रिड तो यूज होता नहीं आजकल, पहले भी नहीं होता था। अक्रूवल मतलब होता है कि अगर उसका ड्यू डेट आ गया है तो हम लोग उस पर टैक्स ले लेंगे, भले ही आपको वो एक्चुअली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज सेकेंडरी। कैजुअल रिसिप्ट क्या होता है? कैजुअल रिसिप्ट मतलब कोई ऐसा इनकम जो रिकरिंग नहीं है, जैसे कि विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, केवीसी में आप गए, अमिताभ जी के पास आपने क्वेश्चन आंसर किया, आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे कोई ठीक नहीं है। सिंस अमिताभ जी का डिस्कशन आया, आई विल आस्क यू गाइस टू प्रे फॉर हिम, ठीक है। ही इज करंटली इन द हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम कोविड, व्हिच इज अ वेरी सैड थिंग, since we all look up to that man. He's a really great personality, but it's okay. Now we come to another part, okay. Revenue receipt and capital receipt, ठीक है। एक बार आप इसको देखिए, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट, जस्ट एक बार इसको पढ़िए। क्या बोला? रेवेन्यू रिसीट मीन्स कंटिन्यूअस एंड रिलेटेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन, मीन्स इट हैज टू बी रिलेटेड। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इन नेचर ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स लाइक अ सब्सिडी। अच्छा, ये बहुत बड़ा डिबेट है कि चीजें रेवेन्यू कब होंगी, कैपिटल कब होंगी। आपको एक सिंपल सी चीज समझना, ये सब्जेक्टिव पॉइंट है।
बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा। आप अपने दिमाग में एक सिंपल सा लॉजिक लगाना, ठीक है, जो मेरा 2 वे लॉजिक है, मैं इसको बुलाता हूं 2 फैक्टर लॉजिक। पहला फैक्टर, वो जो बिजनेस है वो क्या है, सीजनल बिजनेस है कि रेगुलर बिजनेस है। पहले आप ये समझ लो, सीजनल बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस है या प्रोफेशन है, ये भी उसी में समझ लो, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या, बिजनेस है या प्रोफेशन है, और अगर बिजनेस है तो सीजनल है कि रेगुलर है, ठीक है। सेकंड लॉजिक क्या है, क्या उस तरह के बिजनेस में, बाकी सारे लॉजिक छोड़ दीजिए, सिर्फ बोलिए क्या उस तरह के बिजनेस में वो इनकम आप रेगुलर बेसिस पे अर्न करते हो कि वन टाइम है। जैसे देखो, ट्रस्ट के लिए, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनके लिए डोनेशन, ग्रांट, ये सब रेगुलर इनकम है ना, तब उनके लिए ना ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, ठीक है। लेकिन एक बिजनेस के लिए जिसको वन टाइम गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, उसके लिए ये कैपिटल में आएगा। ये पता है वैसे ही है जैसे आपको वो रहता था, याद है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेम, जब एक्सपेंडिचर के फॉर्म में सोचना है, तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसका बेनिफिट इसी ईयर में एक्सपायर हो जाएगा, और वो पीएल की इनकम अर्न करने के लिए किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है, जब वो एसेट का लाइफ इंक्रीज कर दे या उसका बेनिफिट कंटिन्यूअस ईयर्स में मिले। वैसे ये है रेवेन्यू कब, जब कंटिन्यूअस है और रेगुलरली है और रिलेटेड टू बिजनेस है। कैपिटल रिसीप्ट कब, जब वन टाइम है, इररेगुलर है, ठीक है, एक साल मिला, पता नहीं कि अगले साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसी चीजें कैपिटल रिसीप्ट होंगी। समझना इंपॉर्टेंट क्यों है बता बच्चा, रेवेन्यू रिसीप्ट हर तरह की टैक्सेबल होती है, एवरी रेवेन्यू रिसीप्ट इज टैक्सेबल, लेकिन कैपिटल रिसीप्ट ना सिर्फ 2 तरह की टैक्सेबल होती है, एक सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडीज, और दूसरा सेल फ्रॉम कैपिटल एसेट विच इज योर कैपिटल गेन। फिर से, रेवेन्यू रिसीप्ट सब तरह की टैक्सेबल होती हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई एग्जेम्प्टेड ना हो, सब तरह की टैक्सेबल होती हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम वी स्टडी अंडर सेक्शन 10। एक क्लास हम पूरा का पूरा डिवोट करेगा ओवर इनकम्स अंडर सेक्शन 10, पॉपुलरली नोन एज, इनको पॉपुलरली क्या बुलाते हैं, इनकम विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इनकम विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इनको प्यार से हम लोग ये बुलाते हैं, ठीक है। तो हाँ, फिर वो आएंगे रेवेन्यू इनकम। अब कैपिटल रिसीप्ट क्या है, कैपिटल रिसीप्ट बेटा सिर्फ 2 तरह की टैक्सेबल होती है, फिर से, सब्सिडी और कैपिटल गेन। कैपिटल गेन वो हेड, 5 में से एक हेड, वो टैक्सेबल होते हैं। उसके अलावा हर तरह की कैपिटल रिसीप्ट इज एग्जेम्प्टेड। आइए, मैंने यहाँ लिखा है, whether revenue receipt or capital receipt will depend upon the facts and circumstances। अब कुछ छोटे मोटे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पर इंपॉर्टेंट है। एक आता है सेक्शन 2 क्लॉज 34 रेड विथ सेक्शन 3 विच इज प्रीवियस ईयर, और एक है 2 क्लॉज 9 विच इज असेसमेंट ईयर। डिफरेंस क्या है, प्रीवियस ईयर इज अ 12 month पीरियड विच इज द ईयर इन विच यू अर्न योर इनकम। It is a year in which you earn your income, 1st April से लेके 31st March। What is the current previous year, sir? Sir, for our exams, what is the current previous year? For November 2020, the previous year should be 1/4/20 to 31/3/21। It should be, but actually finance act के लॉजिक में अगर चलो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक बोला नहीं है, क्लियरिफाई नहीं किया है कि वेदर नया फाइनेंस एक्ट आएगा कि नहीं, पर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है, लगेगा हम लोग को एप्लीकेबल नहीं होगा हमको। पास तो 27 मार्च को ऑलरेडी हो चुका है वो वहां से सरकार की तरफ से। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 1920, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर इज ऑल्सो अ 12 month पीरियड। ये भी सर, हाँ बच्चा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April, मतलब जहां पे प्रीवियस खत्म होगा उसका नेक्स्ट ईयर असेसमेंट है। इस ईयर में आप करते क्या हो, जो प्रीवियस ईयर की इनकम है ना, उस पे इस ईयर में आप टैक्स पेमेंट करते हो, उस पे टैक्स कंप्यूट करते हो। आपको क्या लगता है बैलेंस शीट उसी दिन बन जाता है जिस दिन 31 मार्च होता है? उसी दिन नहीं होता ना, इसलिए आपने बैलेंस शीट पे एक चीज नोटिस किया होगा, वो लोग ऊपर लिखता है एज ऑन, मतलब ये बैलेंस शीट 31 मार्च को कट ऑफ हो गया। ऑडिट में आपने पढ़ा होगा कट ऑफ प्रोसीडियर, कट ऑफ हो गया। इस दिन के बाद के ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। वो बैलेंस शीट कब बनता है, जून जुलाई के पास जाके बनता है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट ईयर जो इनकम अर्न की है प्रीवियस ईयर में, उस पर हम लोग टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में। दोनों 12 months के पीरियड है, ठीक है।
अगर प्रीवियस ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा 2021। अगर प्रीवियस ईयर 2021 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा 21-22। सिमिलरली 21-22 है तो क्या होगा 22-23, ऐसे। ठीक है। अच्छा, आपके मटेरियल में मतलब बुक में जो टॉपिक 3.3 है वो नहीं रिक्वायर्ड है, मतलब वो एक्चुअली अभी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। वो कॉन्सेप्ट है, मतलब है, पर वो आपके CA CMA फाइनल्स में है, कैश क्रेडिट वगैरह, वो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया 3.3 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। वी विल डिस्कस इट लेटर, थोड़ा सा डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वी वोंट वेस्ट टाइम अभी व्हेन वी आर स्टार्टिंग द लॉजिक विद समथिंग विच इज नॉट एट ऑल आस्क्ड इन योर पेपर्स, सो दैट यू डोंट फील कि सर बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी विल स्टिक टू दोज टॉपिक्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। ये बात ऑलरेडी हो चुका था, हेड और सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, आप एक बार देख लो, आप 1 मिनट लेके देख लो इसको, क्योंकि मैंने बोल दिया था, एक बार देख लो। हेड्स आर लिमिटेड टू 5, इनकम इज टैक्स्ड अंडर द हेड्स, सोर्सेज कैन बी मैनी, सोर्सेज डिटरमाइन द नेचर ऑफ द इनकम विच इन टर्न डिसाइड्स द हेड ऑफ इनकम। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। अगर ज़्यादा अच्छा, अगर आपको ऐसा लगे कि सर आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं, तो मैंने कोशिश की अपनी स्पीड को कट डाउन करने का। एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए कि हुए हुए। ठीक है, रिलेटिवली जस्ट 25 रहता हूँ। ठीक है, सो मैं इस चीज़ से कस्टम हूँ कि बच्चे लोग जब घर में वीडियो देखते हैं तो वो लोग 1.1 में देखते हैं, 1.5 में देखते हैं, किसी किसी टीचर के 2 में देखते हैं। मैं भी देखता हूँ, मतलब जब देखता था तब। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जिस स्पीड में बोलता हूँ वो एक्चुअली 1.1 है। अभी मैं कंट्रोल करके कोशिश कर रहा हूँ 1 करने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अननेसेसरी स्लो बोल के आपके लिए टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, मैं आपको बस कंटेंट वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये भी वीडियो कितना देर का होगा, अगर आप स्टार्टिंग का एक्सप्लेनेशन हटा दो, जब मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ, मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होगा। ठीक है, तो उस 1 घंटे के वीडियो में आपको सिर्फ क्वालिटी मिलेगा। तो आपको ना तो 1.1 करने की ज़रूरत है, ना 1.2 करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर किसी को लगे कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट दिन से स्पीड और स्लो कर लूँगा। ठीक है, आइए सर। और किसी को अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, आप टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में ये रहेगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम HP, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, ये इनके सेक्शन नंबर्स मैंने दे दिए कि कहाँ से कहाँ तक स्टैंड करते हैं। तो जब पढ़ाऊंगा तब ये सेक्शन नंबर्स तो डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 to 59, ये जो पांचों हेड्स की इनकम होती है उसको ऐड करके हम लोग बनाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक छोटी सी बात, और ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। एग्जेम्पशंस क्या होते हैं? एग्जेम्पशंस का मतलब होता है वो इनकम विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम। ये वही है सेक्शन 10 वाली इनकम, या स्पेसिफिक हेड्स के अंदर इनकम जो एग्जेम्प्ट होती हैं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। हम लोग बहुत सारी ऐसी इनकम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप याद रखना चाहते हो एग्रीकल्चर इनकम, स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड इनकम, ये सारी इनकम एग्जेम्प्टेड है। पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग पार्टनर्स के हाथ में, वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, AOP के ऊपर अगर टैक्स लगा है तो AOP जब मेंबर्स को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है तो मेंबर्स के लिए वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, तो एग्जेम्पशंस किस में मिलते हैं? एग्जेम्पशंस हेड्स में मिलते हैं, स्पेसिफिक हेड्स के अंदर। आप ना ऐसे इमेजिन करो कि ग्रॉस टोटल इनकम एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर है हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, और लाइन के नीचे है टोटल इनकम। ठीक है, जो हेड लाइन के ऊपर वाली चीजें हैं, ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर वाली चीजें जो है वो है एग्जेम्पशंस, और लाइन के नीचे वाली जो इनकम है, मतलब लाइन के नीचे जो चीजें आती हैं वो होती हैं डिडक्शंस। ठीक है, एग्जेम्पशंस पाने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करना नेसेसरी नहीं। ठीक है, मीन्स इफ यू आर जस्ट अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम, इट इज ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। डिडक्शन में यू हैव टू मेक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स, you have to make specific investments and they will help you to reduce your gross total income. They will help you to reduce your gross total income. क्यों जरूरी? जितना कम इनकम होगा उतना ही कम तो टैक्स भी निकलेगा। 5 लाख पे कैलकुलेटर लेके 10% निकालना, ठीक है,
और 3 लाख पे 10% निकालना, 3 लाख वाला कम आएगा। तो जितना कम इनकम उतना कम टैक्स। और सब कोई आज की डेट में क्या करना चाहता है? इनकम कम। बच्चों, कमाना इनकम कम नहीं चाहता, दिखाना इनकम कम चाहता है, टैक्स देना कम चाहता है ना। इनकम कम कौन अर्न करना चाहता है? सब पैसे ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये डिडक्शंस कहाँ कवर्ड है? चैप्टर 6 में। डिडक्शंस के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, डिडक्शंस आपके ग्रॉस टोटल इनकम को कभी नेगेटिव नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हम बेटर वाश एक और तरीके से बोल सकता है दैट डिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड योर ग्रॉस टोटल इनकम। सर कुछ एग्जांपल, एक सेक्शन है 80C, सी फॉर कैट, 80C, सी फॉर कैट। ये सब चैप्टर 6A में आते हैं डिडक्शंस, ठीक है, चैप्टर 6A में आते हैं। टोटल इनकम टैक्स में वी हैव मोर देन 20 चैप्टर्स, ठीक है। ये मेरा आता है सेक्शन चैप्टर 6A में, ठीक है। तो ये चैप्टर 6A में जो आता है डिडक्शन, ये क्या बोलता है? ये बोलता है इनकम जो होता है उससे ये डिडक्शन मिलते हैं। एक एग्जांपल है 80C, ठीक है, जिसमें अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हो अपना या अपनी फैमिली का, LIC का इंश्योरेंस पेमेंट करते हो अपनी या अपनी फैमिली का, तो उस पर आपको डिडक्शन मिलता है। तो लेट्स सपोज कि आपकी टोटल इनकम आ रही थी, टोटल इनकम आपकी आ रही थी 3 लाख, ठीक है, और आपका 80C के अंदर आपका टोटल एग्जेम्पशन सब कुछ मिला के, ठीक है, आया है 1.5 लाख रुपए। 80C में मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 ही अलाउड होता है, तो 1.5 लाख रुपए। या इसको बेटर कर देते हैं जिससे आपको समझने में और आसानी होगी, शायद आप लोग बीच वाला नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। चलो ऐसा कर लो कि आपकी टोटल इनकम आई है 3 लाख, ठीक है, या थोड़ा कम कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपकी टोटल इनकम आई है 130, ठीक है, और आपने जो टोटल प्रीमियम दिया है वो है 150। अब आप बोलोगे सर टोटल इनकम 130, प्रीमियम 150, मेरे को तो 20,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, इस 20,000 पे मैं अगले साल टैक्स बचाऊंगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। डिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड योर टोटल इनकम। मैक्सिमम आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 1,30,000, और वो हो जाएगा नीचे नील टोटल इनकम, और आप कोई फर्दर टैक्स कैलकुलेशन नहीं होगा। हमने क्यों एग्जाम्पल चेंज कर दिया? पहले वाले में अगर हम समझाते तो आपको शायद कम समझ में आता। क्यों? क्योंकि पहले वाले में मैंने इनकम 3 लाख लिया था, आप वहाँ 1.5 लाख माइनस करते, आपकी इनकम 1.5 लाख हो जाती है। अब आपकी इनकम 2,50,000 के नीचे है, आप पे कोई टैक्स नहीं लगता, आपका डिडक्शन की वजह से टैक्स सेविंग्स हो गया। वो एग्जाम्पल आपको ये प्रूव कर देता। और दूसरा मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि डिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड योर टोटल इनकम। देखो मैंने यहाँ पे ये बना दिया, डिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड योर ग्रॉस टोटल इनकम। अब एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ मैं आपको बस, और उसके साथ हम लोग खत्म करें। बस लास्ट एक फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का फॉर्मेट। सबसे पहले अच्छा, ये पांचों हेड का कोई अरेंजमेंट नहीं है, आप इसको किसी भी तरह लिख सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, PGBP, कैपिटल गेन, ये प्रॉपर टोटल इनकम का सम्स है जो CMA इंटर और CA इंटर के सिलेबस में 10 to 15 मार्क्स का एक सम आता है पेपर में, ठीक है। यही वो बड़ा वाला सम्स रहता है, इसी को हम लोग भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये करके आपका ग्रॉस टोटल इनकम आता है। जो भी आप यहां पे माइनस करते हो ना इस लाइन के ऊपर, वो होते हैं एग्जेम्पशंस, और जो भी आप इस लाइन के नीचे लेस करते हो ना वो होते हैं डिडक्शंस। जैसे 80C to 80U अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है तो टेंशन लेने का दरकार नहीं है, ठीक है। मैं चलो पहले यही सोचता है भैया C to U है मतलब तो बहुत सारा सेक्शन होगा, ऐसा नहीं, उतना खास नहीं, ज्यादा नहीं, 15 होगा, 10 या 15 होगा मैक्स टोटल इनकम। इसके बाद आपका टोटल इनकम आ जाता है। टोटल इनकम इज टू बी राउंडेड ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 10, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 10 एज इन सपोज योर इनकम इज 1,50,998, सो यू विल राउंड इट ऑफ इन 10, तो 98 से क्लोजेस्ट क्या होगा 100, और यू विल गो टू नेक्स्ट 1,000, ठीक है। 5 के ऊपर सो यू राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। इधर इसके नीचे ना मैंने जगह छोड़ी है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कंटेंट खत्म हो गया था या कुछ। इसके नीचे जो चीजें आती हैं ना, टैक्स, रिबेट वगैरह, वो मैं अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं यहाँ से इसको जोड़ दूंगा, ठीक है। एक छोटा सा रिवीजन मैंने आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, मैंने नहीं, हम लोगों ने साथ में क्या किया।
हम लोग ने सबसे पहले सीखा कि टैक्स क्या होता है, फिर हम लोग ने सीखा कि बैकग्राउंड क्या है, कि 265 एक आर्टिकल है, उसमें बोला गया है कि जब तक वो आर्टिकल में पावर नहीं आप लॉ नहीं बना सकते। 246 में हमको पावर दी गई लॉ बनाने की। 3 लिस्ट निकाली, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। उसके बाद कुछ कंपोनेंट सिखाए सर आपने। कंपोनेंट्स के बाद आपने हेड्स ऑफ इनकम बताया, आपने डेफिनेशन बताया, असेसी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, टैक्सेस किस तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपने पर्सन की डेफिनेशन पे काफ़ी चर्चा किया, HUF के बारे में अच्छी चीज़ बताई, कंपनी के बारे में एक बहुत अच्छा लॉजिक बताया, माइनर के बारे में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद सर आप लोग गए एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन समझाया आपने हम लोगों को, और आपने हमको असेसी का मतलब समझाया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और जब आपने क्लास खत्म करने को आया तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बताया, और लास्ट में आपने ये हमको फॉर्मेट दिखाया। अच्छा, अब इसी के साथ साथ हम लोग अपना आज का क्लास खत्म करते हैं। ये है मेरे पेज का नाम, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, आप लोग जो मेरे को फीडबैक देंगे मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, जिससे नॉलेज स्प्रेड हो। इसमें कोई मॉनेटरी इंटेंशन नहीं है मेरा, ठीक है, कोई एडवर्टीजमेंट मैंने नहीं चलाया है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको फ़ोन नंबर अपना नीचे दे दूँगा, और वो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए है कि आप मेरे से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं। आप फ़ोन करके मेरे से ये मत पूछिएगा सर आप कहाँ पढ़ाते हो, या मैं पढ़ने आ जाऊँ आपके पास। कोई लाइव क्लासेस नहीं, मैं यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, और पैसे मत खर्चा करिए, और पढ़िए एकदम आराम से। तो आज ही ये वीडियो निकाल के देख लेना, और अगर आपको काम मेरा अच्छा लगा हो कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन रिंग कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो अपलोड करूं जब अगले क्लास का, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।